नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल आपकी अपनी पाठशाला पर। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं, पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है और जानना शुरू कर चुके हैं देश और दुनिया की उन तमाम खबरों को जो घटित हुई हैं इस वीकेंड पर। और शुरुआत करते हैं आज के सोमवार की। शुरुआत में जिन खबरों पर आज चर्चा होगी उनका थोड़ा सा ब्रीफ ब्यौरा जान लीजिए। हाल ही में रूस के द्वारा अपनी फॉरेन पॉलिसी जारी की गई है जिसमें भारत और चीन के लिए विशेष महत्व है। आज के सेशन में जानेंगे कि भारत ने रूस के साथ रहते हुए भी चीन को कैसे चकमा देने की तैयारी की है। आज के सेशन के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। दूसरी बड़ी खबर बन रही है, हाल ही में इसरो ने एक बहुत बड़ा कामयाबी का प्राप्त की है, एक ऐसी कामयाबी जिसे शायद अमेरिका के बाद किसी देश ने प्राप्त किया हो, और जानकारी है इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की। आज चर्चा करेंगे किस प्रकार से अंतरिक्ष उद्योग में एक नए आयाम लिखने जा रहा है भारत। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी जानकारी आप जानेंगे कि किस प्रकार से टीबी के मुद्दे पर भारत के द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन जो कि एक अमेरिकी कंपनी है उसके एक पेटेंट को नलिफाई कर दिया गया। बोले नहीं, आपको पेटेंट नहीं रहेगा, अब भारत अपने हिसाब से इस दवा का निर्माण करेगा। इसके साथ साथ एक खबर बनती है कि हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो काफी चर्चा में रहा, गूगल के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाने, गूगल के ऊपर पेनल्टी लगाए जाने के कारण उसमें एक संशोधन होने जा रहा है जो उसकी ताकत घटाएगा या बढ़ाएगा। आज के सेशन में इस पर जानेंगे। और साथ में यूनाइटेड नेशन तैयार हो गया है समुद्र की गहराई में माइनिंग करवाने के लिए। ये सारी खबरें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप सबसे गुजारिश है कि प्रॉपर तैयारी के साथ, अगर जरूरी हो तो पेन पेपर के साथ लेकर बैठे और जानना शुरू करें आज की खबर को विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज के सेशन में आज का मोटिवेशन जान लेते हैं। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क क्या है, मैं एक लाइन में ज्यादा इस पर व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, विशेष रूप से जो बच्चे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उनसे थोड़ा कहना चाहूंगा। और वो ये है, आप सबको लगता है कि कुछ चीजों में जब हमें रुचि आ रही होती है तो उसे और ज्यादा पढ़ लिया जाए, और जिनमें हमें रुचि नहीं आ रही होती है उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें कम समय दिया जाए। यदि आप वाकई में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि एग्जामिनर को इससे कतई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस विषय पर मास्टरी है, उसे फर्क पड़ता है कि आपने कितना अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स को किया है या फिर उसका जो स्कोर है आपने वो क्वालिफाई किया है। सीधी से मतलब ये है, हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थियों को जब यूपीएससी की तैयारी करते हो इंडियन पॉलिटी में, ज्योग्राफी में बड़ा आनंद आता हो, लेकिन उसके एवज में आपने अन्य सब्जेक्ट्स को हाशिए पर रख रखा हो। ठीक वैसे ही अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो हो सकता है आपको मैथ्स में बड़ा आनंद आता हो और आपको लगता हो इंग्लिश कौन पढ़ेगा या जीके कौन पढ़ेगा। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि जब एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो एग्जाम में इंग्लिश 25 मार्क्स की ही है आउट ऑफ 100। जब आप कहीं और यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस ही आएंगे, पूरा पेपर पॉलिटी पर नहीं आएगा। तो जो आपका पूरा साल है उसमें से पूरा साल आप एक दो सब्जेक्ट के ऊपर न्यौछावर ना कर दें, यह आपका बहुत ही गलत प्रयास होगा और इस गलत प्रयास से आपको रिजल्ट आपके मनोवांछित नहीं मिलेंगे। फिर चाहे आप कहते रहिए मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, परिणाम शून्य मिलेगा। इसलिए बेहतर है आप समय का प्लानिंग सही से करें, स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी में ध्यान रखें कि आपका जो प्रॉपर आवर इन्वेस्ट हो रहा है वो कितना रिटर्न्स आपको लौटा कर दे रहा है। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत मेरे साथ में मेरे साथी निशांत, अनिका, नवीन, सत्यम, रवीश, मानसी और वर्ल्ड बियॉन्ड, कनु, चिन्मय, अजय, सभी साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथियों का स्वागत। सेशन को साझा करें और आइए आज की चर्चा शुरू करें। हाल ही में गजब कारनामा हुआ है। गजब कारनामा क्या हुआ है, दुनिया वाले इंडिया से पूछते रहे बताओ तुम किसकी तरफ हो, बताओ तुम किसकी तरफ हो। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। जब कहीं पर कोई दो दोस्त लड़ाई लड़ रहे हो या दो दुश्मन लड़ाई लड़ रहे हो तो बाकी जो न्यूट्रल पार्टनर्स हैं उनसे पूछा जाता है तुम्हारी नजर में कौन सही है, तुम्हारी नजर में कौन बुरा है। कुछ ऐसा ही इन दिनों हो रहा था रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। क्या हो रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर में दुनिया को बांटने की फिर से कोशिश हो रही थी, जैसे शीत युद्ध से पूर्व के काल में होती थी कि यूएसए की तरफ हो कि यूएसएसआर की तरफ हो। 1991 के बाद यूएसएसआर खत्म हो गया, 15 देश बनकर आए, फिर रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। फिर से नाटो कंट्रीज को मौका मिला यह पूछने का दुनिया वालों से कि बताओ यूक्रेन की तरफ हो कि रूस की तरफ हो। दुनिया के बहुत से देशों ने तो बता दिया कि वो यूएस की तरफ है, यानी यूक्रेन की तरफ है। भारत जैसे कुछ देश दुनिया में ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि भैया हम तो शांति की तरफ हैं और शांति किस तरफ स्थित होगी ये आप लोग खुद डिसाइड करिए। यानी हमने अपनी ही एक लाइन बना ली, अमिताभ बच्चन बन गए हम कि हम जहां खड़े होते हैं वहीं से हमारी लाइन शुरू होती है। हम तो ठीक थे, लेकिन भाई साहब सोचो रशिया यूक्रेन में से रूस कह दे कि इंडिया हमारी तरफ है तो ये कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी।
हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। रूस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जारी की है और उस फॉरेन पॉलिसी में उसने बताया है कि मेरे बेहतरीन पार्टनर्स हैं इंडिया और चाइना, और इंडिया के साथ हम अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं। गजब का कमाल हो गया है साहब। रूस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जारी की जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड को मिर्ची लगी। 31 मार्च को यह पॉलिसी जारी हुई, उसके बाद वीकेंड पड़ गया, आपका सेशन नहीं हो पाया, इसलिए वर्किंग डे पर आज आपकी यह सेशन हो रहा है। और उस सेशन में जैसे ही जानकारी निकली कि बता दिया रूस ने कि हाँ भाई हम किसकी तरफ हैं या हमारी तरफ कौन है, तो दुनिया तो एकदम हतप्रद रह गई। इंडिया वाले भी अब तक रिएक्शन नहीं दे पाए हैं कि यार ये तुम क्या कर दिए हो, खुद बताना थोड़ी था खुल के, दुनिया को समझने देते कि तुम कौन किसकी तरफ है। रूस बोल दिया है कि नहीं, इंडिया और चाइना तो हमारी तरफ है और हमारे वो बहुत बढ़िया वाले पार्टनर हैं। आज के सेशन में इसी विषय पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बदलते हुए घटनाक्रम को आज के सेशन में हम किन्हीं और विषयों को भी ध्यान में रखकर जानेंगे। और विषय क्या होंगे ये हम आपको आधी खबर बता रहे हैं। आधी खबर इससे आगे और की है, और वो क्या है, भारत ने व्लादिवोस्टोक को एक्ट फार ईस्ट के नाम पर काम करने का प्रस्ताव दे दिया है। ये क्या कहानी है ये भी हम बताएंगे। कारण ये घटना, ये जो न्यूज है ये आपस में दो बड़ी न्यूज का समागम है। पहला, रूस के द्वारा भारत को अपना बताया जाना, और दूसरा, भारत के द्वारा रूस के एक सुदूर पूर्वी किनारे पर स्थित शहर व्लादिवोस्तोक के डेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया जाना, जो कि अपने आप में चाइना को मिर्ची लगाएगा। और भारत की कई पॉलिसी, कौन कौन सी, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट और एक्ट फार ईस्ट, इन पर आपका स्पष्टीकरण देगा। तो चलिए थोड़ा आगे बताते हैं, सुर्खियों को कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए साहब, रशियाज न्यू फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाइज चाइना इंडिया एज मेन अलाइज। मतलब दुनिया जिस समय पूछ रही थी इंडिया वालों से तुम किधर हो, तुम किधर हो, हम तो कुछ नहीं बताए, लेकिन खुद रूस अपने डॉक्यूमेंट में बता दिया और क्या कहा कि मेरी तरफ चाइना और इंडिया हैं, ये मेरे बढ़िया अलाई हैं, मित्र हैं। रशिया अडॉप्ट न्यू फॉरेन पॉलिसी अमिड वॉर, साइड्स इंडिया एंड चाइना एज मेन अलाइज। प्रमुख सहयोगी भारत और चीन को रूस ने बताया है। साथियों ये खबर जो है ना, ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, आप एक मजेदार चीज देखें तो यहां पर तारीख आपको दिख रही होगी 1 अप्रैल और यहां दिख रही होगी 31 मार्च। असल में ये जानकारी आई थी 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को ये जानकारी आई थी। जब 31 मार्च को ये जानकारी आई, उससे अगला दिन यानी 1 अप्रैल जो है वो अप्रैल फूल के नाम से मनाया जाता है। उस दिन लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना करके, एक वेस्टर्न प्रथा है, अप्रैल फूल के दिन लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो यहां पर ब्रिटेन के द्वारा इनकी पॉलिसी के नीचे ट्विटर पर कमेंट किया गया, ये देखिए अप्रैल फूल आ गया। अप्रैल फूल जो आई ना, उस बात के ऊपर रशिया ने कैसे आनंद लिए वो भी आप जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो रशिया अडॉप्टेड न्यू फॉरेन पॉलिसी आइडेंटिफाइज इंडिया चाइना एज मेन अलाइज। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि साहब एक बात बताओ, इंडिया को मेजर अलाई बताना क्या भारत के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अमेरिका अब हमसे यह कह सकता है, देख लो, रूस खुद आपको अपना प्रमुख सहयोगी कहता है, भारत को तो प्रमुख सहयोगी अमेरिका भी कहता है, इसमें कौन सी चिढ़ने की बात है। अमेरिका भी तो भारत को क्वाड में बनाकर रखता है, भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर अनाउंस करता है। जब तुम बता सकते हो तो सामने वाला नहीं बता सकता क्या? तो इसलिए आप आश्वस्त रहें कि भारत को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि हमको किसी ने क्या बताया, भारत खुश है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। रशिया न्यू फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय व्लादिमीर पुतिन ऑन फ्राइडे आइडेंटिफाइज चाइना इंडिया एज मेन अलाइज ऑफ द वर्ल्ड स्टेज। इन्होंने एक 42 पन्ने का डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया, 42 पेजेस का डॉक्यूमेंट जारी किया, और इसमें उन्होंने बकायदा अपने फ्रेंडली सॉवरेन ग्लोबल सेंटर्स जो हैं उनके बारे में प्रॉपर चर्चा की। ये देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ट्वीट है, किसके द्वारा? रूस के द्वारा, जिसमें इन्होंने कहा द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया फेडरेशन 2023, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी 2023, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी पीसफुल, ओपन, प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में काम करेगी। आप यहां पर खबर को देख सकते हैं, बकायदा 42 पेज का यह पेज है जिसमें कि यह पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है। इस पॉइंट नंबर 1 के बाद जितने भी पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं उन 1 से लेकर के पॉइंट्स में 53 नंबर वे पॉइंट पर पहुंचकर भारत का जिक्र हुआ है, ठीक है। आप यहां पर ये सुर्खियां देख रहे हैं और यहां पर सुर्खियों में आगे चलते हुए ये 53 नंबर का पॉइंट है, 42 नंबर का 42 पेज की ये पूरी पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अंदर 53 नंबर के पेज पर क्या लिखा है, इधर देखिए। रशिया विल कंटिन्यू टू बिल्ड अप ए पर्टिकुलरली प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत के साथ में ये एक स्ट्रेटेजिक और प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप करना चाहता है विद ए व्यू टू एनहांस एंड एक्सपेंड कोऑपरेशन इन ऑल एरियाज ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल बेसिस
एंड प्लेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बायलेटरल ट्रेड, स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टमेंट। अब ये दो पॉइंट आपको ध्यान से समझने हैं। बायलेटरल ट्रेड, ये तो आप सब जानते हैं कि इंडिया ने साहब अपना एक कीर्तिमान रच दिया है। अब तक 38 बिलियन डॉलर का हम लोग जो है ना इनके साथ में वो कर चुके हैं, ट्रेड कर चुके हैं, जो कि अब तक का हाईएस्ट है रूस के साथ। स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टमेंट, इंडिया ने हाल ही में 1 बिलियन डॉलर का, अब यहां पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है साहब, 1 बिलियन डॉलर का हमने इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है व्लादिवोस्टॉक के अंदर। ये जो इनका एक शहर है व्लादिवोस्टॉक, ये बहुत बड़ी जानकारी है, मैं आपको बताऊंगा, जिसके नाम पर चीन जो है वो रूस से चिढ़ता है, या रूस और चीन की जहां पर एक दूसरे के साथ में खिंचाई होती है। टेक्नोलॉजिकल टाइज एंड एंश्योरिंग देयर रेजिस्टेंस टू डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ अनफ्रेंडली स्टेट एंड देयर अलायंस। मतलब एक प्रकार से यह हुआ कि इन्होंने यह भी भारत के बारे में कहा कि हम भारत के साथ मिलकर के एक प्रतिरोध दिखाएंगे। किस चीज के लिए? कि किस प्रकार से हमारे जो अनफ्रेंडली स्टेट्स हैं, जो हमारे साथ रहने वाले दुश्मन देश हैं, उन पर क्या प्रतिक्रिया दी जा सके। तो यह अपने आप में एक गजब की न्यूज निकल के आ रही है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। अच्छा, जहां तक बात होती है भारत के साथ में, यहां चीन ने एक बात और कही, रूस ने एक बात और कही है, और वो क्या है? जिस प्रकार से अमेरिका लगातार अपने गठबंधन बनाते जा रहा है, पहली बात, अमेरिका को इसने अपना प्रमुख शत्रु बताया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और कहा है जिस प्रकार से अमेरिका लगातार नए संगठन बना रहा है, जैसे ऑकुस बनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस का जो सबमरीन देगा ऑस्ट्रेलिया को, जैसे क्वाड बनाया गया है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और अमेरिका खुद शामिल है। बोले ऐसे ही अब मैं अपने रीजनल लेवल पर नए संगठन का निर्माण करूंगा, और ऐसी स्थिति में रीजनल संगठनों में इसने नाम लिया है ब्रिक्स का। आपको याद होना चाहिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें भी इंडिया है। इसने कहा है कि मैं अपने रीजनल संगठन जो है ना उनको बहुत तवज्जो दूंगा। ऐसे ही एससीओ मैंने परसों वाले सेशन में पढ़ाया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है, यानी इन चीजों को अब यह फोकस करेगा। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, इसी प्रकार से यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसी प्रकार से कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सुर्खियों में रहे हैं। रशिया, इंडिया, चाइना, इन तीनों का, जैसे कि अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर के क्वाड का गठन किया है 4 देशों के साथ, ऐसे ही ARIC जो रूस, इंडिया, चाइना का ट्राइलेटरल है, बोले इनको मैं आगे बढ़ाने के ऊपर काम करूंगा। ये इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। तो उम्मीद है आप इस बात से समझ जाएं। तो आप इधर देख लीजिए, ये इसका 4th नंबर पॉइंट है। किसका? ये जो इनकी 42 पन्ने की जो डॉक्यूमेंट निकला है उसमें 4th नंबर का पॉइंट क्या है? एनहांस कैपेसिटी एंड इंटरनेशनल रोल टू इंटर स्टेट एसोसिएशन ऑफ ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये इस पर फोकस करेंगे। इन्होंने अपनी विदेश नीति जारी करते हुए कहा कि ये दुनिया को अब कैसे देखेंगे, दुनिया में अमेरिका को कैसे देखेंगे, सबको बता दिया, दुनिया में भारत को कैसे देखेंगे, सबको बता दिया, दुनिया में संगठनों को कैसे देखेंगे, सबको बताया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। यह प्रमाण देख लीजिए, भारत और रूस का जो व्यापार है 2022 में 38 बिलियन डॉलर का हुआ है। यह जानकारी हमने आपको अतिरिक्त रूप से दे दी है। अब देखिए यहां पर अंतरराष्ट्र में, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को कैसे लिया गया। यहां पर आप देखिए कि यूके के द्वारा एक ट्वीट किया गया, अप्रैल फूल्स, हेयर फिक्स द लिंक फॉर यू। असल में हुआ क्या था? असल में हुआ यह था कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम ने एक ट्वीट किया, क्या? अप्रैल फूल्स डे इज टुमारो। क्यों? क्योंकि एमएफए ने 31 तारीख को अपनी पॉलिसी जारी की थी, 1 तारीख को इनके ऊपर ट्वीट आना था, इससे पहले इन्होंने एक ट्वीट डाल दिया ब्रिटेन वालों ने। तो ऐसी स्थिति में रूस वालों ने ब्रिटेन वालों को जो खरी खोटी सुनाई और कहा कि देखिए चिंता मत करिए, आप अप्रैल फूल की बात करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि आपने दुनिया को बेवकूफ कैसे बनाया हुआ है। भाई साहब, इन्होंने प्रॉपर एक लिस्ट जारी कर दी जिसमें यूके के सारे वो कारनामे निकाल कर रख दिए। ये लिस्ट का लिंक था, इस लिंक को जब आप ओपन करोगे तो वो सारे काले चिट्ठे यूके के खोल के रख दिए कि दुनिया के सामने हम लोगों को तो खामखा बदनाम किया जा रहा है क्योंकि हम रिएक्शन नहीं देते। अदरवाइज तुम्हारे अगर कारनामे खोलकर देख लिए जाएं तो दुनिया को तुमने क्या क्या दिया वो तुम्हारे सामने है। जैसे तुम्हारा डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है ग्लोबल मॉनेटरी फंड्स को लेकर के, तुम रियल डैमेज करते हो पीपल ऑफ इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी के तहत। यहां पर इंडिया की भी चर्चा की गई है। इसी प्रकार से व्हाइट बुक ऑन फैक्ट ऑफ सिविलियन डेथ इन अफगानिस्तान, तुम्हारे कारण अफगानिस्तान में जितने लोग मरे उनकी भी हमारे पास तारीख के साथ में डेटा उपलब्ध है। दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ, दुनिया की बेवकूफी में हमारे पास तुम्हारी पूरी लिस्ट है। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस के द्वारा जारी की गई फॉरेन पॉलिसी का गजब प्रतिक्रिया देखा गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो।
रशिया ने फोकस किया है कि वो अमेरिका की वर्चस्व को खत्म करेगा, यानी कि यूएस हेजिमोनी को वो एंड करेगा, ऐसा इनका कहना है। यहां फॉरेन पॉलिसी का मेजर कंसेप्ट इसके अंदर याद रखा है और इसके लिए वो चाइना के साथ प्रॉपर कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ेगा। आप यहां पर कीव इंडिपेंडेंट द्वारा रशिया की फॉरेन पॉलिसी पर जो पॉइंट निकल आए हैं उसमें से क्या लिया गया है, सीएनएन ने लिखा है कि रशिया नेम यूएस एज मेन सिक्योरिटी थ्रेट इन न्यू फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन, जिसमें रूस ने खुद ने अमेरिका को सबसे बड़ा मतलब एक खतरा बताया है। रशिया के डिक्टेटर व्लादिमीर पुतिन ऑन मार्च 31 साइन ए डिक्री ऑन न्यू वर्जन ऑफ रशियन फॉरेन पॉलिसी लिस्टिंग द यूनाइटेड स्टेट एज द मेन सिक्योरिटी थ्रेट टू रशिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अब वेस्टर्न मीडिया जो है वो व्लादिमीर पुतिन को रशियन प्रेसिडेंट की जगह रशियन डिक्टेटर लिखना शुरू कर रही है। यह सीएनएन की खबर है जिसके अंदर इस बात को कहा गया है। यहां तक समाप्त होती है हमारी कथा का पहला पार्ट। अब इस स्टोरी का पार्ट 2 एक्टिवेट करते हैं। पार्ट 2 क्या है, भारत और रूस, यानी भारत की क्या रही प्रतिक्रिया और भारत ने इन दिनों रूस के साथ अपने टाइज कितने आगे बढ़ाए। तो ये तो सब जानते हैं कि भारत रूस के साथ तेल का आयात कर रहा है। भारत रूस के साथ मिलकर के नए आयाम सिक्योरिटी के अंदर, जब 2016 से लेकर 22 के बीच में भी हमने अपने 50% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से ही इंपोर्ट किए हैं। इसके बावजूद भी भारत रूस के साथ और कैसे आगे बढ़ रहा है, अब आप वो देखिए। ये आप खबर देखते हैं 31 मार्च 2023 की, यानी जिस दिन ये आप सुर्खी निकल कर आ रही थी, कौन सी वाली, कि रूस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जारी कर दी है, उस दिन की खबर सुनिए आप। गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट इन बिल्डिंग व्लादिवोस्टॉक सैटेलाइट सिटी एज पार्ट ऑफ पीएम मोदी एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी। कौन सी है, एक्ट फॉर ईस्ट। अब मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इन पॉलिसीज को थोड़ा अच्छे से देख लें। कौन कौन सी, देखिए भारत जो है ना वो जिन जिन पॉलिसीज पर काम करता है, फिर मैं सुर्खी पर आऊंगा। तो एक तो होती है लुक ईस्ट पॉलिसी, आपसे कई बार पूछा जाता है ईस्ट से संबंधित जो है। फिर इसके बाद आती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके बाद तीसरी पॉलिसी है एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी। 1 2 3, पहले इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इस जगह पर आपको लेकर चलेंगे और भारत के इस कंसर्न को समझने का प्रयास करेंगे। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां आप देखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी क्या था। 1991 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त, वो प्रथम 1991 में जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो यूएसएसआर के विघटन के साथ भारत को यह समझ में आया कि अब हमें ना थोड़ा सा यूएसएसआर के प्रति हमारे मतलब मन में पहले काफी आस्था थी, आज भी है यूएस रशिया के प्रति, लेकिन अब दुनिया को हम अपने हिसाब से समझने लगे। ऐसी स्थिति में भारत ने एक नया इनिशिएटिव लिया इन दी गवर्नेंस ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव साहब के नेतृत्व में एक निर्णय लिया गया कि भारत को ना अब वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ भी देखना चाहिए, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के जो ईस्ट में सहयोगी हैं उनको भी साथ लेना चाहिए। ईस्ट में सहयोगी से मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक बार के लिए वर्ल्ड मैप दिखाता हूं, उसके बाद आप इस बात को समझ पाएंगे। देखिए मैं फिर से याद दिला दूं, आज से शाम को 8:30 बजे, असल में 8:30 नहीं 9 बजे आपका सेशन शुरू होने जा रहा है मैपिंग का। मैं आपको याद दिला दूं, जिन साथियों ने अभी तक अपनी पाठशाला के माध्यम से अपने लिए अपना सेशन बुक नहीं किया है, आज करा लें, आज फाइनल डे है, लेक्चर शुरू होने जा रहा है। देखिए अब आप भारत को देखते हैं, भारत अगर ग्लोब के हिसाब से, अगर हम जीएमटी के हिसाब से चलें तो जीएमटी के हिसाब से हम खुद ही ईस्ट की तरफ हैं, यानी तुलनात्मक रूप से ब्रिटेन के लिए हम ईस्ट की तरफ हैं और ये वाला हिस्सा हमारे लिए पूरा की पूरा वेस्ट कहलाता है, क्योंकि भारत से लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो वेस्ट है। अच्छा, अब भारत ने क्या सोचा कि हमें भी ना वेस्ट की तरफ देखने की जगह वेस्ट के जो ईस्ट में सहयोगी हैं, वेस्ट के ईस्ट में सहयोगी हैं ये वाले देश, हमें इन पर फोकस करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारत ने आसियान को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, दैट वाज इन 1992। यानी हम लोग इस एरिया को अब पूरी तरह से फोकस करेंगे, इनके साथ अपने रिश्ते प्रगाढ़ करेंगे, चाहे आसियान के 10 देश हो या फिर यहां ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे चाइना हो, हम इनके साथ में अपने रिश्तों को और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। दैट वाज लुक ईस्ट। अच्छा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। उस समय क्या हुआ, उन्होंने कहा अब हमें केवल ईस्ट की तरफ झांकना ही नहीं है बल्कि उस दिशा में काम भी करना है, और काम करने के लिए नई पॉलिसी बनी और उस पॉलिसी का नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी इंडिया ने कहा कि हम इस दिशा के लिए अब कुछ कार्य भी करेंगे। तो 2014 में आई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अच्छा, अब अगर आप ईस्ट को ध्यान से देखें तो आपको ऊपर की तरफ रशिया दिखाई पड़ता है। रशिया ने जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल एरिया रखता है, अगर आप इसे ध्यान से देखें
तो आप पाएंगे कि रशिया से इधर की तरफ अगर आप चल दें ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट जो है वो रूस का सबसे दूर स्थित है। हम लोग सोचते हैं कि ईस्ट यही है, रशिया तो असल में आर पार है। चाहे यहां से उठाकर बेरिंग स्ट्रेट से लेकर के आप चाहे यूरोप तक देख लें, पूरा आर पार रूस फैला हुआ है। तो रूस का जो फार ईस्ट कॉर्नर है, यानी सबसे एंड वाला, सुदूर एकदम दूर वाला जो ईस्ट कॉर्नर है, उसके लिए इंडिया ने एक नया प्रोविजन जारी किया जिसका नाम था एक्ट फार ईस्ट। नाम क्या दिया? एक्ट फार ईस्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, लुक ईस्ट कब था? 2000 लुक ईस्ट कब था? 1992 से। एक्ट ईस्ट कब हुआ? 2014 में। एक्ट फार ईस्ट कब आया? 2019 में आया। अब ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट फार ईस्ट कब आया? 2019 में। कब आया? जब भारत जो है ना वो 5वीं ईस्टर्न जो काउंसिल है उसकी बैठक में व्लादिवोस्टक नामक स्थान पर गया था। अब ये व्लादिवोस्टक कहां है? तो देखो, ये जो चाइना आपको दिखाई दे रहा है, चाइना के साथ में रशिया का बॉर्डर साझा होता है। देखो, ये रशिया का बॉर्डर रहा। चाइना और रशिया एक बॉर्डर एरिया पर कन्फ्लिक्ट करते हैं और वो एरिया यहां पर स्थित है। इस जगह, हमारा पेन चल जाए, इस जगह स्थित है। उस जगह का नाम है व्लादिवोस्टॉक। यहां पर एक सम्मेलन हुआ था। हुआ ये कि भारत जो है ना अब इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का इच्छा शो कर चुका है। आप इधर देखिए, मैप से आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा चाइना। चाइना को अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना और रशिया का जहां बॉर्डर समाप्त होता है, यह शहर है व्लादिवोस्टॉक। आपको इंटरेस्टिंगली जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना और रशिया इस जगह को लेकर आपस में कन्फ्लिक्ट में है। चीन व्लादिवोस्टॉक को अपना मानता है और भारत कहता है कि मैं इसे अपनी सैटेलाइट सिटी के रूप में डेवलप करना चाहता हूं। जस्ट लाइक जैसे चीन ने भारत के पड़ोस में ग्वादार पोर्ट डेवलप किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही हम व्लादिवोस्टक वाले क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं और भारत ने इसके लिए $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का भी अनाउंसमेंट किया है। यह है वो सिटी व्लादिवोस्टक जिसे कि चीन अपना बताता है और भारत इसे रशिया का मानकर इसका डेवलपमेंट करना चाहता है। तो 31 तारीख को भारत की यह खबर जो आप सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट इन बिल्डिंग व्लादिवोस्टक सैटेलाइट सिटी एज पार्ट ऑफ पीएम मोदीज एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी, इसे आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट होगी यह खबर, आपको समझ में आनी चाहिए। साथ साथ भारत ने इच्छा क्या जाहिर की? डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग ट्रांस आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन प्रोसेसिंग फैसिलिटी अलोंग द नॉर्थ सी रूट अकॉर्डिंग टू रशियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट फार ईस्ट आर्कटिक क्षेत्र के अंदर भारत ने अपने द्वारा यह बात बोल दी है। आप देख सकते हैं, India to develop a satellite city in Vladivostok, Russia including port, road, energy infra as part of Modi's Act Far East policy। यहां पर आप देख सकते हैं, यह खबर आपको यहां पर समझ नहीं आनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन जो है ना वो इस जगह को लेकर के बड़ा ही रूस के साथ कन्फ्लिक्ट में रहता है, तो भारत ने यह काम कर दिया। इससे दुनिया को एक बात लगी कि 31 तारीख को रूस जारी कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी, जिसमें वो कह रहा है इंडिया हमारा करीबी है, और भारत जारी कर रहा है कि मैं व्लादिवोस्टक बना रहा हूं। क्या इन सब चीजों से अमेरिका को मिर्ची नहीं लगेगी क्या? बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों? अमेरिका असल में सबसे ज्यादा खफा जिन देशों से है उनमें रशिया और चाइना है, ये सही है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका कंपटीशन जो है ना वो उसी की लाइन में जो ऊपर उठता हुआ देश आ रहा है, दैट इज चाइना, उससे है। और चाइना से कंफ्लिक्ट रहे ये तो रशिया के साथ, ये तो अमेरिका चाहता ही है। तो व्लादिवोस्टक असल में इंडिया पैसिफिक ओशियन में वो क्षेत्र डेवलप कर लेगा जिसके थ्रू चाइना को काउंटर किया जा सके, तो अमेरिका को बुरा क्यों लगेगा भला? दूसरी बड़ी बात, अमेरिका अब तक हमारे ऊपर कई प्रतिबंध लगा चुका होता, लेकिन अमेरिका को भारत की कैपेसिटी पता है कि परचेजिंग पावर इन लोगों की जबरदस्त है। अगर इनको नाराज कर दिया तो ये अपने आप रूस के साथ चले जाएंगे। इसलिए अमेरिका किसी भी कंडीशन में इंडिया को केवल प्यार से ही मैनेज करना चाहता है, इंडिया के साथ कोई भी सख्ती नहीं बरतना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में अगर इंडिया और चाइना स्ट्रेटेजिकली रशिया के साथ चले गए तो अमेरिकी वर्चस्व दुनिया से समाप्त हो जाएगा। इसी क्रम में यह सारा खेला हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी।
ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी। इसके अंदर अच्छा, और ये भारत ने एक्ट फार ईस्ट कब जारी किया था, तो मैंने इसके बारे में बता दिया, आप यहां पर देख सकते हैं। एक्ट फार ईस्ट सितंबर 6 2009 को, जब भारत ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रशिया के अंदर 5वें फोरम के अंदर गया था, तब प्रधानमंत्री के द्वारा यह चीज जारी की गई थी। ठीक है, तो ये हमने सारा कंटेंट आपको उसका भी उपलब्ध करा दिया है। क्लियर? आप समझिए, दुनिया को समझना बड़ा आसान हो जाता है यदि आपको बस मैप समझ में आता है, और कुछ नहीं। दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही हैं, अगर वो पता हो कि कहां से क्या हो रहा है, स्वतः ही चीजों की थॉट की क्लैरिटी आती है। भारत ने इसको डेवलप करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात की है, अर्थात रशिया वालों $1 बिलियन का हमसे एक तरह से समझो कि लोन ले लो, जितनी जरूरत पड़े उसे डेवलप करो और वापस में हमको दे देते रहना। कहने का एक तरह से मतलब यह है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना और रशिया के बीच, मजे ले रहा है भारत। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आती होगी, और जब यह बात समझ में आती होगी तो रूस का जो ऑब्वियस प्रतिक्रिया है वो भी समझ में आपको आ ही जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए एक ऐसे ही जर्नलाइज क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है कि सुखोई कौन से देश से बिलोंग करता है, वगैरह वगैरह। जानकारी क्लियर, समझ में आ गया, बात अच्छे से समझ में आ गई। तो अब इतना भी जान लो कि अगर मैपिंग में आपको इंटरेस्ट है तो मैपिंग अपनी पाठशाला जो हमारा एप्लीकेशन है, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, वहां पर आज रात को 9 बजे से शुरू होने जा रही है। 3 अप्रैल के दिन आपकी ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। आज ही के दिन हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, वर्ल्ड मैपिंग से शुरू होते हुए फिर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैपिंग, और उसके बाद में फिर इंडियन इकोनॉमी में एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, यदि किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम एक बार के लिए जल्दी से देख लेते हैं। सर वीकेंड का टेस्ट बहुत अच्छा था सतीश राजपूत, पर रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि आप लोगों ने कहा टेस्ट खुलवा के रखना। मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करता हूं कि टेस्ट अब ओपन था तो बंद कर दीजिए, अब उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप सबने हमसे डिमांड ये की थी कि सर आप टेस्ट आधा घंटे के लिए ओपन मत रखा करो, पूरे टाइम के लिए ओपन किया करो। ठीक है, शिवम मीणा, सर मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ से हूं और मेरे पास आपका कोर्स बाई करने का अभी सक्षम नहीं हूं, तैयारी कर रहा हूं, प्लीज़ हेल्प। शिवम, जब तुम हमारे पड़ोस से ही हो तो एक बार आकर मिल लो बेटा, है ना, वहीं पे ऑफिस ही अपना, आकर के मिल लो, घर के पड़ोस में ही हो आप तो। चार्ज कितना है? 1999 में पूरे 1 साल के लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे वर्ल्ड मैपिंग से क्लासेस शुरू हो रही हैं। उसी में ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, और जोग्राफी भी पूरी की पूरी आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा डियर सर, करंट अफेयर की ई बुक्स आएंगी क्या? वीर तेजा जी, बिल्कुल आएंगी, और मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल हम करते हैं, उसको अपलोड करवाते हैं आपके लिए। ठीक है, हमें याद दिला दो जी, आज 7 करना है। ठीक है सर, मैपिंग क्लास के लिए रात्रि में कोई मैप लेकर बैठना होगा? मैप लेकर के लिए आप तो केवल आज हमारे साथ बैठिए बस, फिर स्वतः ही जिज्ञासा समझ में आ जाएगी कि क्या करना है। ठीक है, हाँ जी। श्रेयस, नहीं यार, आज कोशिश करेंगे, आप करिए, आगे बढ़िए, फिर करते हैं कुछ। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। विक्रम, बेटा वॉल्यूम के लिए यार मतलब मत बढ़ाओ, फिर आवाज फट जाएगी, तब आपको बुरा लगेगा। डन, चलिए शुरू करें, आगे बढ़ते हैं। अब यह खबर बहुत जबरदस्त है साहब, बहुत जबरदस्त ऐसी खबर है कि इंडिया ने, मतलब इंडिया में इसरो ने हमें बहुत ही गौरवान्वित कर दिया, और दुनिया में रह रहे भारतवासी भी इससे बहुत खुश होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया को भी इसरो के द्वारा, जो कि बहुत ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल तरीके से शुरू हुआ था, इसरो की जब कहानी देखते हैं ना तो देखते हैं कि यार इसरो क्या कभी इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेगा क्या कि दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसीज के अंदर यह शुमार हो जाएगा। आज इसरो ने फिर से एक बहुत बेहतरीन कारनामा करके दिखाया है। कारनामा ऐसा कि आपको सुनकर के दिल जो है ना वो प्रफुल्लित हो जाएगा। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पहले इस खबर को देखते हैं। खबर है इंडिया अचीव्ड इट। ये समझ रहे हैं आप, ये जो लाइन है ना ये कितना बड़ा महत्व रखती है। इंडिया अचीव्ड इट, इसरो सक्सीड इन लैंडिंग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ऐसा इंडिया ने क्या पा लिया? आज के सेशन में आप जानेंगे कि इसरो की मदद से भारत ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप कर लिया है। अब ये क्या होता है सर? हम तो ये जानते ही नहीं है, व्हीकल तो समझते हैं सर, गाड़ी चलने वाली, कुछ वैसा है क्या? सारी बातें समझेंगे, लेकिन जब शब्दों पर फोकस करेंगे तो आप जानेंगे। यहां पर एक शब्द लिखा है लॉन्च व्हीकल। सर ये लॉन्च व्हीकल क्या होता है? अरे भाई जो लॉन्च में काम आता हो। लॉन्च में तो सर रॉकेट काम आते हैं ना,
बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रॉकेट काम आते हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन मजबूरी यह है जो ऊपर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। मतलब मैंने कहा मतलब ये कि आप लोग जितनी भी सैटेलाइट्स को जाते हुए देखते हैं, आप लोग क्या देखते हैं? जब भी सैटेलाइट की बात होती है तो आपकी समझ में आता है कि भाई एक ऐसा रॉकेट होता है और उस रॉकेट में नीचे की तरफ आग लगी होती है, यहां पर दो उसके साथ साथ बूस्टर खड़े होते हैं, इनमें यहां पर आग लगी होती है, रॉकेट ऊपर उड़ करके अंतरिक्ष में चला जाता है। ये अगर अर्थ है तो इस अर्थ के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, हमें जहां भी जाना होता है हम वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है इंडिया जितने भी रॉकेट लॉन्च करता है वो सारे रॉकेट आसमान में जाकर इस लो अर्थ ऑर्बिट में या मिडिल अर्थ ऑर्बिट में या हाई अर्थ ऑर्बिट में वहीं रह जाते हैं। तो आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है ना सर, यदि कोई चीज ऊपर ही रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं, अच्छी बात इसलिए नहीं है कि वो जो अंतरिक्ष में अटका रह गया, उस अंतरिक्ष में रहे हुए रॉकेट को जो कि यूजलेस रह गया, उसे हम डेब्रिस के नाम से जानते हैं। तो सर डेब्रिस के नाम से जानते केवल इसी बात से बुरी चीज है क्या? अरे नहीं भाई, डेब्रिस मतलब कचरा होता है, कचरा जिसकी दिशा का किसी को नहीं पता। ऐसी स्थिति में वो जो कचरा है ना, जब उसके साथ कोई टकराता है तो वो कचरा अपने आप में दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप पूछेंगे कैसे? हमने कहा सोचो लो अर्थ ऑर्बिट में रॉकेट का कचरा यानी फ्यूज रॉकेट उड़ रहा है, अचानक आपकी कोई सैटेलाइट है जो कि आपके लिए बढ़िया संचार देने का काम कर रही है, पता चल रहा है आपकी सैटेलाइट उस कचरे से टकरा गई, हो गया काम तमाम, आपका तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आप सोचो कि आप कल को नाविक यूज कर रहे हैं, आप रास्ते से निकलते जा रहे हैं, अचानक आपका नाविक सैटेलाइट किसी कचरे से टकरा जाए, सैटेलाइट हिल गया, आपका सारा कनेक्शन हिल जाएगा, हवाई जहाज रास्ता भटक जाएंगे, पानी के जहाज पानी में भटक जाएंगे, आप सड़कों पे भटक जाओगे। सोचो कितना नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए दुनिया प्रयास क्या कर रही है कि जितने रॉकेट भेजे जाएं उस कचरे को वापस लाया जाए। बोले कचरे को वापस लाने के लिए फिर खर्चा करो, इससे अच्छा एक काम ना करें? बोले बताओ। बोले इससे अच्छा ये करें कि जो रॉकेट सैटेलाइट छोड़ने अंतरिक्ष में जाए, सैटेलाइट को छोड़कर खुद वापस लौट कर आ जाए। मतलब जो रॉकेट छोड़ने गया वो छोड़ने के बाद में खुद वापस लौट कर चला आए, तो कितना अचरज हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये बात तो बहुत सही है, मतलब चीज पहले आसमान में छोड़ने गई और छोड़कर वापस लौट आई, इससे अच्छा क्या हो सकता है? आप कहेंगे आइडिया तो अच्छा है, कर तो सकते हैं सर। हम हवाई जहाज जो भेजते हैं, हम जो फ्लाइट से यात्रियों को आसमान में उड़ने भेजते हैं, ऐसी ही कोई फ्लाइट पर रख के भेज दो, सैटेलाइट को पहुंच जाएगा। नहीं पहुंच सकता। हम जो फ्लाइट यूज करते हैं, इवन हम अगर कोई मतलब सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाला कोई मतलब एक तरह से मिसाइल भी भेज देना, तो उससे भी आप सैटेलाइट को नहीं भेज पाएंगे। क्यों? क्योंकि असल में सैटेलाइट को जाना है 100 किलोमीटर से ऊपर, मिनिमम 100 किलोमीटर से ऊपर, और कितना कितना किलोमीटर तक? 1000 किलोमीटर, उससे ऊपर 25,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, इतनी ऊंचाइयों पर सैटेलाइट को जाना है। तो आप कितनी भी और दूसरा गति जो है, हमारे हवाई जहाज जो उड़ने वाले अपन जैसे लोगों को लेके जो उड़ते हैं, फ्लाइट जो साधारण होती है वो 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, और ये पूछिए मत 8-10 हजार किलोमीटर से तो स्पीड शुरू होती है इनकी, इतना स्पीड पर उड़ते हैं। इसका मतलब ये तो संभव नहीं है। अब दूसरी बात, हम अपनी फ्लाइट से तो नहीं भेज सकते, तो क्या करें? तो बोले ऐसा करो, कुछ ऐसा बनाओ जो फ्लाइट जैसा आसमान में जाए और लौटकर वापस से चला आए। चलिए बहुत अच्छी बात है, मान लो 700 किलोमीटर पर पहुंच गया। ध्यान से समझना, क्या चीज? रॉकेट जो छोड़ने गया था वो 700 किलोमीटर, लो अर्थ ऑर्बिट पे भेज रहा हूं अभी तुम्हें, 700 या 1000 किलोमीटर पर पहुंच गया। अब सोचो उसने छोड़ दिया, छोड़कर के जब 800 किलोमीटर से नीचे आएगा, उसमें कोई पायलट तो बैठा है नहीं, क्योंकि किसी पायलट की तो हिम्मत है नहीं कि वो चलाकर लेकर जाए सैटेलाइट ऊपर जाने के लिए। वो जब छोड़कर वापस नीचे आएगा तो अर्थ पर कितनी तेज गति से आकर गिरेगा। इसका मतलब अर्थ पर अपने आप में एक डीप गड्ढा हो जाएगा। अच्छा सोचो, ऐसे अंदाजा लगाओ जैसे अपन ने मार्स पर जब लैंडिंग मिशन मंगलयान में भेजा था, चंद्रमा पर जो अपन ने भेजा था चंद्रयान 2, जिसमें लैंडर और रोवर भेजे थे, हमको लैंड कराने में कितनी दिक्कतें हुई थी। अब आप सोचो ऐसी स्थिति में हमने कोई सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट भेजा, वो जाकर के वापस लौटने लगा तो 800 किलोमीटर से धड़ाम से जब नीचे आएगा तो भाई साहब बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। बोले हाँ, परेशानी तो अब समझ में आने लग गई कि पायलट बैठ नहीं सकता, रॉकेट को ऊपर जाना तो है, लेकिन आने के नाम पर जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं।
अब इसरो ने यही काम कर दिखाया है। इसका मतलब आप सोच कर देखिए कि क्या कर दिखाया है। क्या कर दिखाया समझ रहे हैं? इसरो ने अपने रॉकेट के माध्यम से चीजें ऊपर भेजी। उस भेजने का जो यंत्र बनाया है वो यंत्र वापस लौटकर नीचे प्रॉपर लैंड भी हो गया है। आप कहेंगे वाह तो गजब बात है। अरे गजब है तभी तो यहां पर खबर बनती है, इंडिया अचीव्ड इट। ये खबर अखबारों की नहीं है, इसरो की है। इसरो ने आप देखिए ट्रेंड कर रहा है इसरो। ये कितनी गर्व की बात है, भारत के बदलते भारत का दृश्य है ये, कि आज की युवा पीढ़ी इंस्टा और ट्विटर पर आज इसरो की चर्चा कर रही है। आज लोगों के बीच में जहां पर राजनीतिक विवाद या फिर मस्करियां चलती थी वहां साइंस चल रही है। और ऐसी स्थिति में ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ा सुखद अनुभव देती हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा वो प्रोटोटाइप है जो लौटा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे है प्रोटोटाइप है ये। प्रोटोटाइप का मतलब समझते हैं? प्रोटोटाइप का मतलब हुआ अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इस जैसा तो हम खूब बड़ा बना लेंगे। यानी हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के स्थान पर एक छोटी सी चीज को इस तरह से भेजा कि तुम आसमान में जाओ, जाकर लौटकर वापस नीचे आओ, तेज गति से नीचे आओ, तुम्हें कोई पायलट नहीं चलाएगा, खुद से नीचे आओ। तो आप पूछेंगे प्रोटोटाइप है मतलब? ये तो सर बंडा सा लग रहा है, बहुत छोटा सा हवाई जहाज लग रहा है। क्या कहना चाह रहे हो, इंडिया ने अपना फ्लाइट बना लिया है क्या? हमने कहा फ्लाइट से भी बड़ी चीज बना लिया है। समझाते हैं आपको। हमने असल में इसके साथ में अभी कोई सैटेलाइट आसमान में नहीं भेजी, हमने तो खुद को इसी को आसमान में भेजा कि बेटा तुम ऊपर से एक बार नीचे गिर के दिखाओ। टेस्टिंग सबसे बड़ी इस बात की नहीं है कि ऊपर कौन जाएगा, ऊपर का तो हमने खूब अपना पीएसएलवी जीएसएलवी खूब भेज लिया, सक्सेसफुल जाता है हमारा। मुसीबत यह है कि जब हम ऊपर भेजते हैं उसके बाद नीचे लौटने के नाम पर डरते हैं। मजेदार बात सोचो, दुनिया के पास सैटेलाइट ऊपर भेजने का रॉकेट नहीं है। इंडिया वाले क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ऊपर भेजने का तो खूब हो गया हमारे पास, हम खूब सैटेलाइट भेज चुके हैं, अब तो हम बात ही मार्स की करते हैं कि मंगल पर जाएंगे। मुसीबत यह है कि ऊपर भेजने का तो है, उसको ही वापस लेकर आना ताकि अंतरिक्ष में कचरा ना बढ़े और उसी चीज को दोबारा से यूज कर लेना। अर्थात एक बार अंतरिक्ष में गया, फिर उसको सामान वो छोड़कर आ गया और फिर दोबारा से नीचे आ गया और कह रहा है लो जी हमको दोबारा भेज दो, हम फिर से चल देंगे। यार ये तो कारनामा ही है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। यानी जो एक बार गया दोबारा जाएगा, फिर तिबारा जाएगा, फिर चौबारा जाएगा, खर्चा बच गया। पहले जो जाते थे वो आसमान में गलगप हो जाते थे, अब तो बहुत बड़ा खर्चा बच जाएगा। इसका मतलब गजब है ये सर। जी हां, तो ये जो तस्वीरें हैं ना इसका महत्व समझिए आप। तो इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है एक प्रोटोटाइप पर एक्सपेरिमेंट। किस बात का? अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का, कि देखो हमने उसे सक्सेसफुली लैंड करा दिया है। क्या लैंड करा दिया है? तो आप ये खबर देखते हैं, इंडिया अचीव्ड इट। इसरो जॉइंड बाय डीआरडीओ, आईएएफ या इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली कंडक्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। यानी हम लोगों ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को यूज किया और ये कहां पर कंप्लीट किया हमने? कर्नाटक के चित्रदुर्ग के अंदर हमने कल यानी कि 2 अप्रैल के दिन सक्सेसफुली इस काम को किया है। तो भैया इसरो को वाकई में बहुत सारा हमारी तरफ से बिग रेस्पेक्ट, बिग सैल्यूट कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। अब आप पूछेंगे कैसे किया? क्या उन्होंने कोई ऊपर सामान भेजा था कि नहीं? बड़ा स्मार्टली सारा काम किया। मतलब आप सोचिए इंडिया से कोई क्या सीखे? किफायती होना सीखे। दुनिया के जहां पर हॉलीवुड की फिल्में जितने में बनती हैं उससे कम बजट के अंदर तो हम मंगल मिशन कंप्लीट कर देते हैं। कारण क्योंकि इंडिया ये समझती है कि भाई साहब समुद्र का पानी खारा है, इसको समझने के लिए हमें पूरा समुद्र पीने की जरूरत नहीं है। उसमें से चुल्लू भर पानी लेके टक चख लिया तो भी पता चल जाएगा कि समुद्र का पानी खारा है। प्रोटोटाइप कुछ ऐसी ही चीज होती है कि अगर हमें ये प्रैक्टिस करनी है तो जरूरी थोड़ी है कि आसमान में इतना बड़ा हम रॉकेट भेजेंगे। हम छोटू सा रॉकेट भेज करके भी पता लगा लेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी सही है कि नहीं है। ऐसा ही इंडिया ने किया। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए भारत जो है ना वो इस तरह के रॉकेट्स को भेजता है। देखो साथियों, ये जो आपको बगल में दिख रही यूनिट्स है ना, ये वाली यूनिट्स जो आपको दिख रही हैं और बीच में ये जिस पे जीएसएलवी लिखा हुआ है ये
और ये पहले थोड़ा सा इनको समझ लो। देखो क्या है कि ये ऊपर की तरफ जो टोपा सा लगा है ना, ये असल में सैटेलाइट का केस है। सैटेलाइट का केस है मतलब क्या है, इसके अंदर सैटेलाइट है जिसे भेजा जाता है। ये जितना बाकी तामझाम लगा है, ये सब तामझाम जलकर धुआं होने के लिए ही बना है। इसमें भरकर रखा जाता है फ्यूल, बहुत सारा फ्यूल, अलग अलग स्टेट में वो फ्यूल जलता है, आग लगती है, उसी से थर्स्ट पैदा होता है, मोटर काम करती है और ये ऊपर चला जाता है। लेकिन ये जो फ्यूल जलता है, इसके साथ में ये दो बगल में और दो बड़े बड़े बूस्टर लगाए जाते हैं, ये भी मोटर ही हैं, इनमें भी आग लगती है। ये तो पूरा सिस्टम जलते जलते रास्ते में ही धुआं हो जाता है। ये जो बूस्टर जैसी मोटर्स है ना, जो इसको उठाकर ऊपर लेकर जाती हैं, इन्हीं को ही रीयूजेबल तरीके से इंडिया यूज करने जा रहा है। कैसे, आइए मैं दिखाता हूं। देखो, ये जब नासा का हमने एक उदाहरण लिया है कि ये जो बीच की यूनिट है ये तो ऊपर की तरफ निकल गई, ये जो बगल में इंजन इसे उठाकर लेकर गए थे यही लौटकर वापस आएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए, कुछ इस प्रकार से ये जो बूस्टर्स के रूप में रॉकेट के इंजन लगे हुए हैं, यही इस मेन हिस्से को ऊपर उठाकर लेकर जाते हैं। आप इसे एक बार वीडियो से फील करिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, ये धुआं लगी, ये आग लगी और ये उठती हुई ऊपर चली गई। ठीक है, ये इंजन देख रहे हो आप, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे ऊपर जाकर के, ये हो गए। यानी ये इस प्रकार की गाड़ियां थी जो ऊपर तक गई, छोड़ दी और लौटने निकल ली। और ये जो आप देख रहे हो, ये सैटेलाइट देखो इसमें से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, ये निकल गया सैटेलाइट। समझ गए? गूज़बम्स आते हैं ना इसको देखकर, ऐसी फीलिंग आती है ना यार ये क्या है। सैटेलाइट ऐसे छोड़ा जाता है, सैटेलाइट को भी हल्का सा फ्यूल दिया जाता है, थोड़ा सा पुश तुम खुद से भी ले लो, है। ऐसा ही भारत ने किया है। क्या, ये जो बगल के अंदर से जो हट के साइड में हुए थे ना, ऐसा ही सामान इंडिया ने बनाया है अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के माध्यम से। कैसे, आप प्रधानमंत्री का पहले ट्वीट देखिए। क्या है ना, बात कितनी बड़ी है ये इससे पता चलती है कि साहब इस पर किसकी क्या प्रतिक्रिया रही। तो प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया रही है, एक ग्रेट टीम एफर्ट, दिस अचीवमेंट टेक्स अस वन स्टेप क्लोजर टू रियलाइजिंग एन इंडियन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अर्थात कुछ तो बड़ा हुआ है। अब देखिए, आप कहेंगे ये क्या है सर, ये छोटी सी कार लग रही है, आपने इतना बड़ा रॉकेट दिखाया था। आप देख पा रहे हैं इसे देखिए, इंडिया इसरो, यही है हमारा रीयूजेबल रॉकेट। हमने क्या किया, इसको बकायदा पहले बाहर निकाल कर लाए, बाहर निकाल करके इसको चिनूक हेलीकॉप्टर में बांध दिया कि भाई तुम पहले ऊपर जाओ, तुम पहले गिर के दिखाओ। उड़ाना हम जानते हैं, हम पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, उड़ाना हम जानते हैं, पहले तुम गिर के दिखाओ। ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं, इसरो की कटिंग, और हम आपको वो कटिंग के साथ साथ वीडियो दिखाते हैं। देखो, ऐसे हमने इसको चिनूक हेलीकॉप्टर पर बांधा और बांध कर, सुबह हो रहा था ये, कल सुबह की बात है ये, कल सुबह 7:15 बजे की। भाई साहब ऐसे अपन ने इसको उठाया और उठा करके इस चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग ले गए भाई साहब उठाकर हवा के अंदर 5 किलोमीटर के आसपास, 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर इसको ले गए। इंडिया कितना इंटेलिजेंट तरीके से काम किया है। मतलब इसको आप समझो कि हमें टेस्टिंग ये करनी थी कि तुम गिरने पर टूटोगे तो नहीं ना भाई। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को बिठा नहीं रखा है, इसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, इसमें मतलब कोई पायलट नहीं बैठा हुआ है, कुछ नहीं है। और इसको हमको जब ये पता है कि तुमको तुम्हारे अंदर आग लगा के उड़ाना तो हमें आता है, हम हर दिन भेजते हैं जीएसएलवी पीएसएलवी, होता है हमारे साथ, लेकिन तुमको ऊपर से नीचे लाते समय तुम फटोगे तो नहीं, ये टेस्टिंग करनी है तो हम तुम्हें हेलीकॉप्टर पे ले जाकर आसमान में छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। इंडिया ने भाई साहब चिनूक पर लटकाया, इसे ले गए ऊपर और ले जाकर फिर वहां से पटका, धड़ाम से वहां से पटका और नाच नीचे जाके देखा। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो भाई साहब, ये आप खबर देख रहे हो, सुबह 7:10 पर इसको उठाया गया चिनूक हेलीकॉप्टर से, और उठा करके और फिर देखो ये धड़ाम से गिरा दिया। देखो ये गिर गया, ये गिर गया, और भाई साहब ये देखो आप, ये गिर रहा, ये एकदम सीधा मुंह के बल नीचे आ रहा है। देखो आप, कभी भी हवाई जहाज ऐसे नहीं चलते हैं, हवाई जहाज यूं चलता है, ये सीधा नीचे आ रहा है, धुआंधार ये नीचे आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है फिक्स हो गया होगा, ये देखो
फील आ जाएगी आपको। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब सीधा नीचे। और मजेदार बात, इसमें कोई पायलट नहीं बैठा है, सोच के देखो। ये कोई पायलट नहीं बैठा है, मशीन से ऑपरेट हो रहा है। इतनी तेज स्पीड है कि पैराशूट खोल के इसे रोकना पड़ा है। अरे इस बात पे तो क्लैपिंग्स बनती हैं यार, इस बात पे तो जोरदार तालियां बनती हैं यार। ये है हमारा काम। इसरो ने कर दिखाया कारनामा कल के दिन। ये जो छोटू सी कार जैसी दिख रही है ना आपको, कोई पायलट नहीं बैठा इसमें। सोचो, आसमान से गिरा, एकदम ट्रैक पर आकर अटका, सीधी नोज नीचे करके आया है। हल्की चीज है क्या ये? 1% भी हल्की चीज नहीं है ये। आप कहेंगे सर ड्रोन होते तो हैं हमारे पास, क्या दिक्कत है? भाई साहब, ड्रोन के अंदर आपको पहले तो रनवे, फिर स्पीड और फिर उतारना, ये सब अलग लेवल की होती हैं। ये तो बहुत अलग चीज है। मुंह नीचे करके आ रहा है सीधा। सोचो, इसको लोकेशन देना, राइट मोमेंट पर यह बताना कि कहां उतरना है, लैंडिंग की स्पीड, ये प्रोटोटाइप कहलाते हैं। प्रोटोटाइप मतलब अगर ये बन गया, इसके ऊपर तो फिर धूम मचा देंगे, इससे बड़ा तो हम कुछ भी बना देंगे। आपको पता है, अमेरिका में एलन मस्क ने अपने द्वारा जो फाल्कन हैवी नामक रॉकेट बनाया हुआ है ना, उस फाल्कन हैवी द्वारा नासा का लगभग हर साल $500 मिलियन सेव किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फाल्कन हैवी जो है वो रीयूजेबल है और कईयों बार फेल हुआ है। समझे आप? इंडिया ने कारनामा किया है। इसकी खासियत क्या है? सबसे बड़ी, सटीक नेविगेशन काम किया इस पे। आप सोचो, हमने इस पे नेविगेशन में भी हमारा IRNSS जो हमारा नाविक है वो यूज किया है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्यूडोलाइट सिस्टम बहुत हल्का, के बैंड का रडार, नाविक का रिसीवर स्वदेशी, एंड लैंडिंग गियर भी स्वदेशी, एरोफिल हनीकॉम्ब फिन्स, और मतलब हमने इसको हवाई जहाज का रूप देके उतार दिया। और ब्रेक लगाने के लिए पैराशूट, कि ब्रेक जो है वो पैराशूट से लगेगा। समझ रहे हैं आप? इसरो ने इस काम को कर दिखाया। 2016 से लग रहे हैं हम इसमें। अब आप सोचो, मैंने जिससे कंपैरिजन किया है इसका वो क्या है? स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी। आपको मैं अब स्पेस एक्स का वो चीज दिखाता हूं, एलन मस्क की कंपनी का, जो नासा के लिए बहुत बड़ा काम है। नासा भी रीयूजेबल रॉकेट बनाता है। देखो भाई, उनका बजट भी बिग बजट फॉरम होता है, बिग बजट होता है। हम लोग जिस काम को हल्के में करके देख लीजिए, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। हमने कहा ना, हम लोग वो लोग हैं जो चलाना जानते हैं कि समुंदर पीने की जरूरत नहीं है, हम आंजली भर पानी से पता लगा लेते हैं कि समुंदर खारा है। हम इस पूरे कारनामे में कितना दिमाग से काम लिए, चिनूक से ऊपर लेकर गए, नीचे गिराकर, हमें तो लैंडिंग टेस्ट करनी थी, खामखा माहौल बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन एलन मस्क जब इस काम को करता था तो उसका अलग ही लेवल होता था। देखो मैं आपको लेवल दिखाता हूं। यह फरवरी 6, 2018 की बात है। एलन मस्क ने अपना रीयूजेबल रॉकेट ट्राई किया। कैसे किया, अब आप उसको देखिए। ये जो आप टेस्ला देख रहे हैं, ये जो कार रूपी जो संरचना दिखा रहे हैं, ये असल में इनका फाल्कन 9 है। फाल्कन इनका स्पेस एक्स का अपना प्रोडक्ट है। और इस रॉकेट को इसने, किसने? स्पेस एक्स ने ऐसे ही अंतरिक्ष में भेजा था। देखो अब इधर ध्यान से, ये रहा इनका फाल्कन हैवी। फाल्कन हैवी इसके रॉकेट का नाम, जैसे अपने का GSLV PSLV होता है ना, ऐसे फाल्कन हैवी के साथ में लगे हुए हैं 2 रीयूजेबल रॉकेट्स। आप इसे देख सकते हैं तस्वीरों में। ये अमेरिका वालों ने जो काम हम लोग आज प्रोटोटाइप से कर रहे हैं, इन्होंने बजाय इसके प्रोटोटाइप के इसका रियल में टेस्टिंग किया था। प्रोटोटाइप और रियल टेस्टिंग में अंतर क्या है भाई? इसमें पैसा खर्च होता है करोड़ों रुपया, प्रोटोटाइप में सस्ते में काम निमट जाता है। आप सोचो कि असल में जो हम करना चाहते हैं वो ये है, और हम यहीं तक जाएंगे, लेकिन इनके पास पैसा है तो इन्होंने ये, अब आप समझ लो भविष्य में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। जिस दिन ये कारनामा होगा, आप सब लोग भी ऐसे ही इसरो के लिए तालियां बजा रहे होंगे, जो अमेरिका वालों ने 2018 में स्पेस एक्स के लिए बजाई थी। आप तस्वीरें देखिए अमेरिका वालों का ये कारनामा, ये खुद एलन मस्क आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने जब इस कारनामे को किया था तो अमेरिका में जश्न मना था। किस बात का जश्न मना था? आप सड़कों पर लोगों को देख सकते हैं। फाल्कन हैवी आसमान में उठा,
फाल्कन हैवी गया और इसने अपने साथ में, आप मतलब एलन मस्क की खुशी से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अमेरिका के लोग जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझते हैं। हमारे जैसे देश में लोगों को यह बताना कि हमने कितना बड़ा काम किया, इसमें भी मेहनत लगती है। अमेरिका में लोगों को चीयर करते हुए आप देख सकते हैं कि उन्होंने, अब देखो ये देखो फाल्कन हैवी उठ रहा है, ये उठ करके साइड में हो गए रॉकेट्स, ये बीच का चला गया मामला, ये तो सैटेलाइट ऊपर चला गया। इस सैटेलाइट में तो इन्होंने अपनी टेस्ला कार भर के भेजी थी। शो मतलब ये एक तरह से समझ लो वीडियो है, अपनी टेस्ला कार का इन्होंने बना रखा है प्रमोशन करने के लिए कि हाँ भाई इनके पास में टेस्ला कंपनी इसी की है ना एलन मस्क की, तो वो दिखा रहा है। अपना फोकस किस बात पे है, वो रीयूजेबल रॉकेट्स पर है जो इसने आसमान में भेजे थे और वो वापस आए थे, है ना। आप सोचो इंडिया में जिस दिन ये कारनामा होगा, आप सबके माध्यम से ये अवेयरनेस लोगों के बीच में होगी कि इसरो ने कितनी बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। क्योंकि साइंस के बारे में लोगों में जानकारी होना जो है ना, ये भी एक बहुत बड़े देश की निशानी होती है। अमेरिका के लोग इस बात को जश्न के रूप में ले रहे हैं। सोचिए ये प्राइवेट कंपनी है, आसमान में अपने जिस प्रोडक्ट का डेमो दे रही है वो टेस्ला कार है। आप सोचो सबका ध्यान, अब देखो ये रहे वो रॉकेट्स, ये छोड़ करके अब ये रॉकेट सीधे नीचे की तरफ आने शुरू हो गए। देखो ये रहे, जैसे अपना आया था ना अभी प्रोटोटाइप, बिल्कुल उसी स्पीड में इसके ये दोनों की दोनों रॉकेट नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। आप इसे देखिए और आते आते आप इसे इस तरह देखें कि ये उल्टे होते हैं। इन्होंने वर्टिकल लैंडिंग करी जो कि अपने आप में एक अद्भुत साइंस का कारनामा है। ये जो काम किया ना इसने, ये अद्भुत साइंस का कारनामा कैसे है कि इन्होंने लैंडिंग वर्टिकल कराई, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक प्रकार का काम होता है, जो कि केवल और केवल सैटेलाइट, देखो आप ये नजारा देखो आप, ये इनकी वर्टिकल लैंडिंग हो रही है। वर्टिकल मतलब सीधे उतर रहे हैं। ये देखिए जैसे लैंडर होता है ना अपने किसी सैटेलाइट में, ऐसे देखो इन्होंने वर्टिकली अपने, ये देखो आप, ये समझ गए। साइंस जो गूज़बम्स देती है ना, रोए खड़े हो जाते हैं। साइंस की ये फीलिंग होती है, ऐसी फील आती है कि यार साइंस साइंस है। जब साइंस अपना काम करके दिखाती है ना लोगों को, तो हर चीज अनप्रिडिक्टेबल जो है ना वो प्रिडिक्टेबल होने लगती है। सोचो जिस तरह से इनका रॉकेट आसमान से नीचे इतना तेज गति से आकर सीधा इतने से टिप पर खड़ा हो गया। ये काम कब होता है, इंडिया ने भी करके देखा था चंद्रयान के केस में। आपको यार मालूम है अपन जो लैंडर लैंड करा रहे थे चंद्रमा पर, वो इस तरह की वर्टिकल लैंडिंग थी। ये बड़ा टास्क नहीं है, इसरो भी कर चुका है चंद्रयान के केस में, बस थोड़ी वो जल्दी हो गई थी इसलिए हमारा वो मिशन फेल हो गया था। कर लेंगे, हमने अभी फ्लाइट से लैंडिंग सीखी है। लेकिन समझ जाइए जिस लेवल का ये काम है ना, ये आप लोगों को अलग ऊर्जा देना चाहिए। समझ में आना चाहिए कि इसरो ने कितना बड़ा कारनामा किया है। ये प्रोटोटाइप पर किया है हमने, भविष्य में इसका जो मूल रूप निकल के आएगा ना, उसको देख करके तो हर भारतीय का दिन उस दिन जबरदस्त बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हो। ठीक है, क्लियर है? अगर समझ में आ गया हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चाइना भी कोशिश कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, अमेरिका ने 2018 में कर लिया। यानी आप सोचो हम कितना मेन लाइन पर चल रहे हैं। इसरो गौरवान्वित होने का हमें मौका देता है। क्लियर? आइए आप इधर देख लीजिए, फाल्कन 9 पर यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर एक सवाल पूछा गया है कि ये किसका है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 2022 के अंदर ही पूछा गया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाए। डन? क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो जानकारी ले लो। आज 3 अप्रैल के दिन रात्रि 9 बजे हमारी मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस आ रही हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम अपनी पाठशाला है, जिस पर पेड सेक्शन में वर्ल्ड मैपिंग शुरू हो रही है। वर्ल्ड मैपिंग के बाद इंडियन मैपिंग, फिर इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी उसी बैच में आपको उपलब्ध हो जाएगी। आज ही अपना सेशन बुक करा लीजिए अगर अभी तक नहीं कराया है। कोई कमेंट हो? फील आ रहा है? जियो पॉलिटिकल भैया केवल मैपिंग नहीं, आपको ना सब समझ में आना चाहिए। आप इंडियन पॉलिटी भी समझें। चलिए बढ़ते हैं आगे। डन? समझ में आ गया? अब एक और खबर की तरफ। जबरदस्त खबर। खबरें सारी इंटरेस्टिंग है, मतलब आज एक भी खबर मुझे लाते समय ऐसा नहीं लगा कि ये लाइट खबर है। बेहतरीन खबरें हैं। क्या है?
भाई साहब इंडिया वालों ने ना जॉनसन्स एंड जॉनसन्स जो बेबी पाउडर वाले हैं ना, उनके मजे ले लिए। कैसे ले लिए आज के सेशन में आप सीखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझाएं पहले, फिर जाके आपको बातें समझ में आएंगी। देखिए जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अमेरिकन है। आपको लगता है कि वो केवल बेबी प्रोडक्ट्स ही बनाती है? कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, दवाइयां भी बनाती है। उनमें से उसकी एक दवा है जो दवा काम आती है टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस के। कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी बताइए टीबी कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। अब अगर आपको यह बात समझ में आती है कि यह किसी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो एक और बात जानिए, क्या कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में कुछ दवाइयां असर नहीं कर रही होती हैं। क्यों नहीं कर रही होती हैं? कारण यह होता है कि हमारा शरीर उन दवाइयों को भी एक तरह से फॉरेन एलिमेंट ले लेता है, पैथोजन ले लेता है कि ये हमें बीमार करने के लिए दवाइयां आ रही हैं। इसलिए उन दवाइयों के प्रति भी हमारा शरीर कई बार रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेता है। इस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता को मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस कहा जाता है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, आप में से कई लोगों ने कई बार अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, माता मम्मियों को कहते हुए सुना होगा क्या कि मेरे को ना आजकल ये दवा असर नहीं करती, मेरी जुकाम इस दवा से सही नहीं होती, मेरे को ना इस बीमारी का इलाज इस दवा से होता हुआ दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लंबे समय से उस दवा को ले रहे हो, आपके शरीर ने उसके खिलाफ अपने अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली। इस प्रक्रिया को MDR, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस प्रक्रिया कहते हैं। ऐसे ही जो टीबी है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, जिसके बारे में ट्यूबरक्लोसिस, हाँ जी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिस बैक्टीरिया के कारण होने वाली, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण हमें टीबी मिटाने के लिए दवाएं खानी होती हैं। लेकिन जब कई बार तक हम दवा खा रहे होते हैं तो हमारा शरीर उस दवा पर रिएक्ट करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में दवा काम में आती है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की। कौन सी दवा काम में आती है? तो इनकी दवा है जिसका नाम है बेडाकुलीन। ये जो बेडाकुलीन नामक इनकी दवा है ना, ये उस समय काम आती है जब टीबी में साधारण दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। यानी टीबी का एक लेवल तो होता है कि दवाई खाई और टीबी सही, लेकिन बहुत लंबे समय तक दवा खाने पर शरीर में उस दवा का असर बंद हो जाता है। तब एक और अपर लेवल की दवा लगती है, उसका नाम है बेडाकुलीन। और वो बेडाकुलीन नामक जो दवा है ये किसी आम नागरिक को इंडिया में अगर वो मतलब उसमें भी खरीदे तो 21,000 रुपए की पड़ती है 6 महीने के लिए, जो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती दवा के रूप में। कई बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो इतनी महंगी दवा अफोर्ड नहीं कर पाते। और ये जो बेडाकुलीन नामक दवा है ना, ये एक छत्र अधिकार है इस पर जॉनसन एंड जॉनसन्स का, क्योंकि इसकी खोज जॉनसन एंड जॉनसन ने ही की थी। ऐसी स्थिति में जॉनसन एंड जॉनसन इस दवा पर अपना पेटेंट बना लिया। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब कि केवल हम ही बनाएंगे क्योंकि हमने रिसर्च की है, और हम ही बेचेंगे क्योंकि हमने रिसर्च की है। तो पेटेंट क्या है भाई? वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो उन्हें लगता है कि हमारी रिसर्च इतनी महंगी है तो हम इसका पैसा कमाएंगे। तो पैसा कमाने के नाम पर बेडाकुलीन का उत्पादन और उसका विक्रय कौन करता है? जॉनसन एंड जॉनसन करता है। लंबे समय से बेडाकुलीन का उसने अपने ऊपर क्या ले रखा है? पेटेंट ले रखा है। अभी उसका पेटेंट जुलाई 2023 में खत्म हो रहा है। उसने दोबारा आवेदन कर दिया कि सर मैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके ले आया हूं, मुझे अगली बार के लिए भी पेटेंट दे दो, अगले 4 साल के लिए। इंडिया ने कहा बेवकूफ समझे हो क्या, हम तुम्हारे पेटेंट की एवर ग्रीनिंग नहीं होने देंगे। एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, याद रखिएगा, भारत में पेटेंट को लेकर पेटेंट अधिनियम 1970 चलता है, जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि कोई दवा ऐसी तो नहीं जो जन उपयोगी है लेकिन उसकी एवरग्रीनिंग करने का प्रयास चल रहा है, अर्थात उसको वो कंपनी मुनाफे के लिए यूज कर रही है। एक बार चलो समझ में आता है कि उसने अपनी लागत निकाल ली, लेकिन फिर से उसको इसलिए यूज कर रही है कि नहीं इससे और पैसा कमाना है, तो उस पर ध्यान रखती है। तो पेटेंट अधिनियम 1970 की धाराओं को ध्यान में रखते हुए भारत के पेटेंट विभाग ने इसको इनकार कर दिया कि सॉरी, हम आपको एवरग्रीनिंग नहीं दे सकते, ये नहीं अगली बार भी आए तो हमें कोई पेटेंट दे दो। समझे? आओ खबर पढ़ते हैं। खबर क्या है चलिए देखते हैं। India Patent Office rejects Johnson and Johnson attempt to extend monopoly on life-saving TB drug। नाम है इसका बेडाकुलीन। खबर देख सकते हैं यहां पर, सेकेंडरी पेटेंट ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन टीबी ड्रग रिजेक्टेड, हाउ दिस विल हेल्प इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस।
टीबी से लड़ने में भारत की कैसे मदद करेगा यह फैसला। क्या आपको मजेदार बात समझ में आ गई? भूमिका समझ में आ गई कि यह क्या है? भूमिका यह है कि जो ये कंपनी है, इस कंपनी का प्रोडक्ट इंडिया के लिए अब इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि भारत का प्रयास है 2025 तक टीबी का अंत करना, उन्मूलन करना। और टीबी के ठीक है, तो अब सवाल यह बनता है कि टीबी के उन्मूलन में इस दवा का क्या योगदान होगा। तो टीबी के लिए जो सामान्यतया हम लोग दवाइयां यूज करते हैं, उन दवाइयों के ऊपर अब यह दवाई भी जब हमें मिल जाएगी तो हमें बहुत सस्ते में, जो दवाई 21-22 हजार रुपए की मिनिमम मिल रही थी, वैसे तो मार्केट रेट 32 हजार रुपए है, लेकिन चलो मार्जिन हटा के 21 हजार की है, वो दवाई अब 600-700 रुपए में मिलने शुरू हो जाएगी। किसके लिए? आम भारतीय के लिए। इसलिए हमने ये कारनामा किया है। ठीक है, इससे आपको दिमाग में तो आएगा सर इससे तो कंपनी नाराज हो जाएगी। हो जा इंडिया पहले ही दुनिया में जेनेरिक दवाओं की वो करता है, मतलब एक तरह से दुनिया को सस्ती दवा निर्माण करने के लिए इंडिया जाना जाता है। ठीक है, तो भारत का जो टारगेट है टीबी को लेकर के, उसको ये इंडिया कमिटेड टू एंड ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025, ये भारत का मिशन है। तो आपको ना ये बात याद रखना होगा कि भारत की तरफ से टीबी मुक्त अभियान लॉन्च किया गया था वाराणसी में। कब? 24 मार्च के दिन की एक खबर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के अंदर टीबी मुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार टीबी मुक्त अभियान, ताकि आप उसको रिलेट कर पाए। एक मिनट के लिए देखिए, ये रहा। आप सितंबर 2022 का एक पॉइंट देख रहे हैं जिसमें लिखा है इंडिया लॉन्चेस प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। ठीक है, आज जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि ये जो दवा है ये किस काम में आएगी, तो आंसर है कि भारत ने चूंकि टीबी मुक्त अभियान लॉन्च कर रखा है, जिसके तहत भारत चाहता है कि WHO का लक्ष्य 2030 है, लेकिन हम 2025 तक ही भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। उसमें आज की ये खबर बड़ी काम की WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2021 में 21.4 लाख टीबी के केसेस नोटिफाई हुए हैं, जो कि 2020 के कंपैरिजन में 18% ज्यादा हैं। 22 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग 2021 में की गई थी, जिससे इतने लोग निकल करके आए थे। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान जो है वो 40,000 निक्षय मित्रों को भी साथ में लेते हुए इस कार्य को करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात अब समझ में आ रही हो। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको ये बात बता दी, तो चर्चा में क्यों आई ये खबर? क्योंकि यूएस बेस्ड जो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, वो अपनी एक दवा के ऊपर पेटेंट, जिसका नाम है दवा का बेडाकुलिन, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखना। हमारे RAS प्रीलिम्स के अंदर 2016 में ऐसी ही एक दवा का नाम पूछा गया था कि ये दवा किस काम आती है, तो इसलिए याद रखिएगा जो सुर्खियों में रहती हैं चीजें वो पेपर में आती हैं भाई। तो बेडाकुलिन यहां दिया हुआ है, तो बेडाकुलिन क्या काम आती है, संभव है पेपर में पूछा जा सके। ठीक है, तो इंडिया बियॉन्ड जुलाई 2023 यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द दोज विद ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। आप यहां पर देख सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन के केस में अबाउट इट्स पेशेंट्स, ये मैंने आप FDA का अनुमति 2012 में इसको मिली हुई थी, कितने की पड़ती थी, तो क्या था ये? तो इंडिया ने जॉनसन एंड जॉनसन का जुलाई 2023 के बाद इन्हें अप्रूवल नहीं मिलेगा ये कहा है। करंटली प्राइस अराउंड $400 फॉर 6 मंथ ट्रीटमेंट होता है। आने वाले समय में आफ्टर जुलाई इसकी जेनेरिक दवा, जेनेरिक का मतलब जो ब्रांडेड कंपनी बना रही है उसके स्थान पर लोकल कंपनी दवाइयां बनाने लगेंगे, उसे हम जेनेरिक दवा कहते हैं। और उसमें ल्यूपिन और मार्सिलॉड्स जो कंपनियां हैं वो इस दवा को बनाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। भारत में 55,000 पेशेंट ऐसे हैं जिनको इस दवा की बेडाकुलिन की आवश्यकता है, और भारत में मात्र 10,000 लोग ही ऐसे हैं जो इस दवा को प्राप्त कर पाते हैं।
अगर ये दवा सबको इजीली एक्सेसिबल हो गई तो भारत का जो टीबी मुक्त अभियान हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसमें हमें मदद मिलेगी। मतलब भारत का जो टीबी मुक्त अभियान चल रहा है उसमें हमें मदद मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ गए हो। ठीक है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, तो ये एमडीआर टीबी के लिए काम में आती है, सिंपल टीबी के लिए नहीं। उससे ऊपर वाली जो टीबी है जिसमें कि दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं, उस दवा के लिए मेडाकुलिन काम आएगी। और जुलाई के बाद ये जो ल्यूपिन नामक कंपनी है वो इसको बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, जेनेरिक दवा क्या होती है इसका मतलब समझ में आया? जिसने प्रोडक्ट की रिसर्च की थी या जिसने खोजा था, उसके अलावा जब कोई और कंपनी बनाने लग जाए तो उसे जेनेरिक दवा कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। टीबी इंडिया की क्या रिपोर्ट है ये मैंने आपको बता दी। ये मैंने आपको पीआईबी की हेल्थ कटिंग बता दी। भारत ने क्या लॉन्च किया वो मैंने आपको बता दिया। भारत ने क्यों इसे रद्द किया तो हमारे यहां पर पेटेंट अधिनियम चलता है जिसमें एवरग्रीनिंग जो है वो उसके सेक्शन 3 क्लॉज डी के तहत मना किया हुआ है कि हम एवरग्रीनिंग उन दवाओं की नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। टन, तो इससे फायदा क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है कि इसकी दवा की कीमत में 80% तक की कमी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में भारत के अंदर जेनेरिक दवाएं जो है उनका उत्पादन शुरू हो जाएगा और सस्ते रूप में $8 के अंदर ये दवाएं लगभग मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो भारत ने पेटेंट को लेकर के जो अधिनियम बनाया हुआ है दैट इज 1970। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ऐसी स्थिति में? सुप्रीम कोर्ट भी भारत की सरकार के समर्थन में ही रहता है कि हाँ भाई, दवाओं का एवरग्रीनिंग नहीं होना चाहिए, हमेशा एक ही व्यक्ति के पास उसका पेटेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा सवाल, ये तो आपने एक पक्ष बताया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो भविष्य में कंपनियों को रिसर्च करने से रोकेंगी? नंबर एक। दूसरा, हो सकता है बड़ी दवा कंपनियां भारत में आने से ही इनकार कर दें। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो सही है कि इस तरह से कंपनियों में रिसर्च करने की हिम्मत जो है वो कम होती है, लेकिन इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि भारत में इस तरह की जो दवाएं हैं उनमें पेटेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं है दवाओं का पेटेंट नहीं दिया जाता, एवरग्रीनिंग रोकी जाती है। आपके पास में एक बार में पेटेंट जो मिल गया कि 20 साल तक आप ही बनाओगे, आप ही खाओगे, वो समझ में आता है। जिंदगी भर आप ही खाओगे, फिर तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा ना प्रकृति के साथ। ऐसी स्थिति में दवाओं को जरूरत के आधार पर कम या ज्यादा समय का पेटेंट दिया जाता है कि आप इतने समय तक ही करें, तभी जाकर के भारत जैसे देश जो है वो दुनिया में लड़ाई कर पाते हैं दवाओं के नाम पर, किसकी? रोगों से लड़ाई लड़ पाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत दुनिया के जितने भी ऐसी दवाइयां हैं जो कि बहुत महंगी हैं, उनकी जेनेरिक दवा बनाकर, जेनेरिक का मतलब उसी फॉर्मूले को उपयोग करके खुद से दवा बनाना शुरू करना, दैट इज जेनेरिक मेडिसिन बनाना कर पाता है। ठीक है, तो भारत में अब ये काम हो पाएगा। डन हो गया। कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। भारत के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, 2025 में हमको खत्म करना है। इंडिया का अपना नेशनल प्रेवलेंस मतलब ये है, और इसका टैगलाइन है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। और निक्षय मित्र इनिशिएटिव भारत के द्वारा लिया गया है। निक्षय मित्र इनिशिएटिव टीबी पेशेंट्स के लिए लिया गया इनिशिएटिव है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जाती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, जिसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट ए सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। यानी कि इंडियन पेटेंट एक्ट जो है उसके अंदर जो बातें पूछी जाती हैं वो आपके न्यूज में अगर रहती हैं तो वो क्वेश्चन वालों को भी ध्यान में रहती हैं। ठीक है, शयन चटर्जी, सर आप अपने एप्लीकेशन पर साइंस का कोर्स क्यों नहीं लाते? भाई मैं कई बार मना कर चुका हूं, क्योंकि मैं साइंस का टीचर लंबे समय तक रहा हूं, अभी पढ़ाने का मेरा बोरियत हो रखी है, इसलिए नहीं लाता। वीर तेजा जी, बिल्कुल नहीं भाई साहब। पुनीत लिख रहे हैं सर पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे ना? बिल्कुल भैया, है ना, लिंक टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में पिन है। अंकित अवस्थी सर के नाम से टेलीग्राम है, वेरीफाइड अकाउंट है, आपको वहां पर इसका कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रखा है। यदि आप में से किसी ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, जीके भाई अंकित अवस्थी और अंकित अवस्थी सर के नाम से। ठीक है सर, इंडियन पॉलिटी में एंट्री मारिएगा ज्योग्राफी के बाद। हाँ भाई, आप लोग डिसाइड कर लेना। कुछ लोगों का कहना है कि अपनी पाठशाला पर जैसे ही वर्ड मैपिंग खत्म हो उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद आप इकोनॉमी में एंट्री मारिए। कुछ का कहना है हिस्ट्री में एंट्री मारिए, किसका कहना है पॉलिटी में एंट्री मारिए। डिसाइड कर लेना, पोल करा लेंगे, बाकायदा 7 दिन तक पोल रखेंगे, जो चाहेंगे हम तो वहाँ से एंट्री मार लेंगे, पढ़ानी तो सब है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। इंटरेस्टिंग खबर, इंटरेस्टिंग खबर क्या है? कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं है, ये प्रतियोगिता के लिए है। कुछ याद आ रहा है? अभी याद दिलाते हैं, पहले खबर देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। खबर बहुत अच्छी है।
खबर अच्छी क्यों है? गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन से संबंधित खबर है। क्या है? कंपटीशन अमेंडमेंट बिल पास्ड इन लोकसभा, हाउ इट अफेक्ट बिग टेक्नोलॉजी फर्म्स। कैसे ये बिग टेक कंपनियों को बहुत ज्यादा असर डालेगी। कौन सा बिल हाल ही में लोकसभा से पास हुआ है जिसकी वजह से ये चर्चा आज हम कर रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, याद है कुछ दिनों पहले सुर्खियों में था? अगर याद आ जाए तो बेहतर है, नहीं आए तो मैं याद दिला देता हूं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हाल ही में NCLAT के कारण सुर्खियों में था। चलो याद दिलाते हैं। कुछ याद है? गूगल अपने एंड्रॉइड का उपयोग अलग तरीके से करता है। इस बात को लेकर शिकायत थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। लोगों ने कहा कि गूगल अपने मार्केट में एक अधिकार को बनाए रखने के लिए किसी और कंपनी के एप्लीकेशन को यूज ही नहीं करने देता, और तो और मोबाइल्स में जो उसके खुद के एप्लीकेशन हैं उन्हें डिलीट नहीं होने देता। ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता को ध्यान में रखने वाला प्रतिस्पर्धी आयोग जो कंपटीशन कमीशन इंडिया जो है उसमें शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर गूगल ने 1300 करोड़ रुपए का पेनल्टी गूगल पर लगाया था। 1300 करोड़ रुपए का लगभग का जो पेनल्टी लगा था, उसकी शिकायत करने के लिए गूगल सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला हम तक मत लाइए, CCI के ऊपर एक संस्था और है जिसका नाम है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, आप वहां जाइए। फिर NCLAT में जाया गया। गूगल वहां पहुंचा तो NCLAT ने CCI के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि हाँ भाई, इतना तो पैमाना, इतना तो पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। कुछ याद आ रहा है? दैट इज CCI। अब उस CCI के अंदर कुछ संशोधन हो रहा है। क्या? आज के सेशन में आप वही जानेंगे। पहली लाइन में कहें तो भाई साहब, ये बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां या फिर वो जो मार्केट में एक अधिकार करना चाहती हैं, उन कंपनियों के लिए तो और खतरनाक हो गया है। कैसे? अब इसको कुछ शक्तियां ऐसी दे दी गई हैं जिसके चलते ये आने वाले समय में कंपनियों की हालत बिगाड़ देगा। कंपनियों को डरा कर रखेगा कि बेटा तुम लोग गलती से भी प्रतियोगिता खत्म करने का प्रयास मत करना, मार्केट पर एक अधिकार का प्रयास मत करना, सबको उठने दो, नया आदमी उठ रहा है उसे भी उठने दो। इस स्थिति के लिए किया क्या गया है पता है आपको? अब जो पेनल्टी लगेंगी, पहले लाइन में आप इससे समझ जाइएगा कि कितना बड़ा कारनामा होने जा रहा है। अगर मान लीजिए अब तक पेनल्टियां लगती थी, वो उस कंपनी के डोमेस्टिक टर्नओवर पर लगती थी। डोमेस्टिक टर्नओवर का मतलब उस देश की कंपनी, वो जो कंपनी है उसने उस पर्टिकुलर देश में कितना व्यापार किया, टर्नओवर। हालांकि टर्नओवर की परिभाषा को लेकर के भी केस हुए हैं, लेकिन आसान भाषा में समझिए कि इसने कितना का व्यापार किया, दैट इज टर्नओवर। अब तक तो जो पेनल्टी लगती थी वो डोमेस्टिक टर्नओवर पर लगती थी, लेकिन अब जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है ग्लोबल टर्नओवर पर पेनल्टी। मतलब गूगल ने इंडिया में कोई छेड़खानी करी तो CCI उस पर जो पेनल्टी लगाएगा वो ग्लोबल टर्नओवर को ध्यान में रखकर लगाएगा कि तुम्हारी कंपनी दुनिया में इतने बिलियन डॉलर का व्यापार करती है, तुम्हें इतना करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़ेगा। क्या यह केवल गूगल के लिए हो रहा है क्या? नहीं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आती हैं, चाहे फिर वो अमेजन हो, चाहे फिर वो फेसबुक हो, चाहे फिर वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट, जो भी कंपनी इंडिया आती है, उस इंडिया आने वाली कंपनी को अब ध्यान रखना होगा कि इंडिया की जो लोकल कंपनीज हैं या फिर भारत में प्रतिस्पर्धा जो है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और अगर हुआ तो पेनल्टी ग्लोबल रेवेन्यू पर लगेगी। ये तो एक पैमाना है, ऐसे और भी बहुत सारे कारनामे हैं, आइए मैं बताता हूं। तो इधर देखिए, लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया है, अब यह राज्यसभा जाएगा। दोनों तरह से ये जो बिल पास हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति की इस पर मोहर लगेगी और यही बिल बाद में कानून बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं साथियों आपके सामने इस खबर को थोड़ा और। एक बालक बार बार ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा है कि सर साउंड बहुत कम है। वास्तविकता यह है बालक कि साउंड अधिकतम है हमारे हिसाब से, और लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया है, अब यह राज्यसभा जाएगा। भाई हमारी मशीन में तो जितना होना चाहिए उतना है। अब अगर आपको फिर भी कम लग रहा है तो इसमें हम एक फिल्टर और ऐड कर देते हैं जो थोड़ा सा वॉइस गेन करा देगा। ठीक है, चलो अब अगर ठीक रहे तो बढ़िया है, और अभी भी दिक्कत आए तो यार फिर आप ना किसी एकांत स्थान में बैठकर हमें सुन लीजिए, हम यही कहेंगे ताकि आप हमें अच्छे से सुन पाएं। ठीक है, चलिए तो फिर अब चर्चा में क्यों है, तो लोकसभा ऑन वेडनेसडे पास्ड अमेंडमेंट टू द कंपटीशन एक्ट 2002 फॉर स्ट्रिक्टर कंप्लायंस इंक्लूडिंग फॉर एम्पावरिंग एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर टू इंपोज पेनल्टीज ऑन ग्लोबल टर्नओवर ऑफ एयरिंग फर्म। यानी कि जो ग्लोबल टर्नओवर है
उस पर अब पेनल्टी लगेगी। ए मूव दैट कुड ओपन द डोर फॉर हार्शर पनिशमेंट एंटिटीज लाइक बिग टेक्नोलॉजी फर्म। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल में क्या हुआ है, अब एक बात और सुन लीजिए। अगर 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई कंपनी सौदा कर रही है, जैसे अभी आपने देखा कि फेसबुक इंडिया आई थी, फेसबुक ने आकर के जियो के अंदर एक स्टेक परचेज किया था, अब तो खैर खबर पुरानी हो गई, लेकिन 2000 करोड़ से ऊपर का, 2000 करोड़ डॉलर नहीं रुपया, उससे ऊपर का अगर कोई भी लेन देन वाला सौदा हो रहा है तो उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी लेना जरूरी होगा। पता चले कि तुम पैसे का डर दिखाकर दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर रहे हो। आजकल सुनते हैं ना, फलाने कंपनी ने उस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण से पहले आप आइए मार्केट में और पहले सीसीआई से परमिशन लीजिए। और तो और इस सीसीआई ने इस लेन देन पर अपना आदेश पारित करने की जो समय सीमा है वो घटाकर 210 दिन से 150 दिन कर दिया। मान लो आपने एप्लीकेशन लगाया, आपने कहा कि सर मैं उस कंपनी का अधिग्रहण करना चाहता हूं। बोले कितने में करेगा? बोले 2000 करोड़ रुपए में। तो बोले सुन, पहले हमको कागज दिखा। बोले सर अगर आप ऐसा करोगे तो फिर बहुत दिन लग जाएंगे, फिर हम अधिग्रहण नहीं कर पाएंगे। बोले एक काम करते हैं, पहले हमारी समय सीमा थी 210 दिन कि हम 7 महीने के अंदर आपका यह रिव्यू करके दे देते थे। अब हम अधिकतम 150 दिन के अंदर यानी 5 महीने के अंदर आपका रिव्यू कर दे देंगे, लेकिन 5 महीने का समय तो लगेगा। सीसीआई ने मांगा है ये समय। आप जो इस खबर को सुन रहे हैं, असल में होता क्या है, मेरी क्लास में बहुत से विद्यार्थी इस मानसिकता से बैठते हैं कि सर जो एनालिटिकल क्वेश्चन कराते हैं ना, ये आसान छोटे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते। और मैं आजकल कंटेंट यूपीएससी का दिखाता हूं और क्वेश्चन जो दिखाता हूं वो वनडे एग्जाम के दिखाता हूं कि भैया इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब देखो ये जो बेसिक सी बात लिखी है ना, अब कईयों के ऊपर से निकल जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है। कई तो इस वजह से इस बात को नहीं सुनते, मेरे काम की कहां, ये तो यूपीएससी में आएगा। जैसे उनको बता रखा है ना किसी ने कि क्या तो यूपीएससी में आएगा और क्या नहीं आएगा। इसीलिए मैं आज बीच में एक सवाल लेके आया हूं। बीच में जरा सवाल देखना, एसएससी सीजीएल 2022 का। और मैं सीजीएल वालों से कहना चाहूंगा भैया आप लोग थोड़े सुधर जाओ। सुधर इसलिए जाओ क्योंकि आप में से अधिकांश लोग आज भी ये मानते हैं कि सिलेक्शन मैथ से होता है। चीजें बदल गई हैं, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है और जीके भी है, और सबका 25-25% स्टेक है। यानी अगर आपको लगता है केवल मैथ आपका बेड़ा पार लगाएगी, वो दिन पीछे हट गए। यदि तैयारी वाकई में सीरियसली करना चाह रहे हो, सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दो। अब जीके भी आपका पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का, 25% मतलब एरिया का। अब आप इधर देखिए, ये जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं ना, ये एसएससी सीजीएल के अंदर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 proposes to reduce the timeline for the CCI pass an order of transaction from 210 days to 210 दिन की जगह कितने दिन रखने की बात की गई है। बहुतों के ऊपर से निकल गया था ये सवाल। बात समझ रहे हैं? चीजें न्यूज में आती हैं, हम सोचते हैं अरे हमारे काम की क्या है, और हम उसको छोड़ देते हैं कि हमसे तो कोई केवल यही पूछेगा, बता इस देश का प्रधानमंत्री कौन है। अरे यार आजकल तो ये बातें बच्चों से 10th के पेपर में भी नहीं पूछते। वो एक आध सवाल आता है प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। यार आजकल करंट का लेवल बदल गया है। आप इस क्वेश्चन को देख करके अच्छों की हवा निकल गई थी। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और हमले ये देखो 150 दिन का प्रस्ताव, और हमने मल्टीपल टाइम इस तरह के विषय आपसे क्लास में चर्चा किए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस जब सवाल का होता है तो उसमें बिग पॉइंट्स बताए जाते हैं। जैसे अभी ग्लोबल टर्नओवर की बात आ गई, हो सकता है कोई पॉइंट बनकर आ जाए कि सीसीआई के अंदर जो अमेंडमेंट हुए हैं वो ग्लोबल टर्नओवर को ध्यान में रख के हैं कि डोमेस्टिक को। आप गलती कर दोगे। कितने हजार करोड़ का क्राइटेरिया है? 2000 करोड़ का क्राइटेरिया है। 210 दिन के स्थान पर क्या किया गया है? 150 दिन का प्रस्ताव रखा गया है। समझ रहे हैं? ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज यहां पर ध्यान से देने की कही गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि आयोग का जो अब महानिदेशक है उसकी नियुक्ति आयोग ही करेगा, सरकार नहीं करेगा, ताकि इंडिपेंडेंटली नियुक्तियां हो सके। तो कुछ प्रमुख क्लॉज क्या आ गए? पहला, पेनल्टी बेस्ड ऑन ग्लोबल टर्नओवर। पहला पॉइंट, इससे क्या फायदा होगा? इससे अब जो पेनल्टी का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और इस तरह से बड़ी कंपनियां कोई भी गलत काम करने से डरेंगी। दूसरा, क्लियरेंस में लगने वाला जो दिन है वो अब 150 की जगह 210 दिन कर दिया गया है।
और प्राइमा फेसी देखते ही जो डाउट की स्थिति होती है वो 30 दिन में क्लियर कर दी जाएगी। इससे क्या होगा, टाइम जो है वो अब कम लगेगा प्रोसीजर्स के होने में। इसके साथ साथ डिजिटल डील अगर इंडिया में करनी है तो 2000 करोड़ से ऊपर की अगर डील है तो आपको उससे परमिशन लेनी होगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। इसका मतलब ये बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ वुड बी एबल टू सेटल सर्टेन एंटी ट्रस्ट वायलेशन, सेटलमेंट विदाउट एडमिशन और डिनायल ऑफ गिल्टी, स्कीम विल नॉट अप्लाई टू कार्टेल एंड अदर सीरियस वायलेशंस। इससे क्या होगा कि जो लोग मिलकर व्यापार करते हैं उनके ऊपर अभी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चीजें हैं ना, आने वाले समय में कंपटीशन लॉ को बहुत मजबूत करेंगी और इससे आने वाले समय में भारत में जो भी प्रतिस्पर्धा होगी कंपनियों के बीच में वो बहुत फेयर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर हमने ये सारी जानकारी आपको दे दी है। बाकी ये प्रतिस्पर्धी आयोग क्या है, कब इसका गठन हुआ, क्या है, कैसे बना है, ये सारी जानकारियां हमने हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रॉपर तरीके से दे दी हैं। ये बेसिक जानकारियां पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा कंटेंट एज इट इज जो हमने लिखा है एज इट इज भाषा हिंदी और इंग्लिश में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन खबर, आखिरी खबर। बेहतरीन खबर क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में समुद्र की गहराई के अंदर छुपे हुए खनिजों को निकालने की इजाजत दे दी है और जुलाई से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। खबर क्या है, आइए दिखाते हैं। बहुत ही जबरदस्त खबर है। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। गहराई से समझिएगा, बहुत गहराई से पढ़िएगा। यूएन ने हाल ही में स्टार्ट कर दिया, अलाउ कर दिया है, यूएन टू अलाउ करने जा रही है डीप सी माइनिंग ऑपरेशन फ्रॉम जुलाई। देखिए, जुलाई को ध्यान में रखकर दो बड़ी खबरें आ गई। जॉनसन एंड जॉनसन का जो बेडाकुलिन ड्रग है वो भी जुलाई में आ जाएगा और ये भी जुलाई में आ जाएगी। ठीक है ना। अब सवाल बनते हैं कि यदि समुद्र की गहराई के अंदर इस प्रकार से खनन होने लग गया तो पर्यावरण को इससे क्या नुकसान होगा और यूएन असल में तैयार हो कैसे गया। खबर बहुत बड़ी है। यूएन टू स्टार्ट अलाउइंग डीप सी माइनिंग एप्लीकेशन फ्रॉम जुलाई, यानी जुलाई से समुद्र की गहराई में छुपे हुए खनिजों को निकालने की परमिशन यूनाइटेड नेशंस देना शुरू कर देगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं कह रहा हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी ऐसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक एक वीडियो दिखाकर चीजें समझाता हूं। देखो, ये आपको एक जहाज दिखाई दे रहा है, एक सिंपल जहाज दिखाई दे रहा है, लग रहा है कार्गो जहाज है। इस जहाज से एक मशीन जो है ना वो इस प्रकार से नीचे उतारी जाती है। देखो, ये धागा बंधा हुआ है और ये एक मशीन है। ये मशीन नीचे उतारी गई, ये पानी के गहराइयों में मशीन जा रही है। इस मशीन को लगभग 4 से लेकर 6 किलोमीटर नीचे समुद्र के तल पर भेजा जा रहा है। देखो, ये आपको दिखाई दे रही है मीटर के साथ में ये तार लंबा होता जा रहा है और ये मशीन धीरे 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 समुद्र की गहराइयों की तरफ भेजी जा रही है। ये जाकर फाइनली इस प्रकार से समुद्र की तलहटी पर टिक गई। ये जो समुद्र की तलहटी पर मशीन जाकर जब टिकी, आपने इसे देखा, तो ये तलहटी पर टिकी हुई मशीन अब यहां पर नीचे जो पैलेट्स पड़े हुए हैं ना, ये देखिए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहा जाता है इनको। अभी आपको तो कुछ मैं वो दिखाऊंगा, गोले से पड़े हुए हैं। देखो, ये दिख रहे हैं आपको, ये जो बॉल्स ही पड़ी हुई है ना, इन्हीं को बटोरने के लिए यह मशीन गई है। ये बॉल्स पता है किसकी है? इनमें सोने की बॉल है, कोबाल्ट की बॉल है, निकिल की बॉल है। इन बॉल्स को जो कि समुद्र की तलहटी पर बिछी हुई हैं। आप पूछेंगे समुद्र की तलहटी पर बिछ कैसे गई? भाई साहब, आप जो पानी में इतनी अशुद्धियां मिलकर भेजते हैं वो जमीन में जबती चली जाती हैं और वो इस प्रकार से, अब आप देखो कैसे पहुंच गई। ये देखो, अब भाई साहब ये मशीन जो है वो अपने अंदर से इन बॉल्स को यहां पाइप से होकर, देखो ये ऊपर जा रही, ये जहाज के ऊपर, जहाज जो ऊपर खड़ा हुआ है ना, उनमें वो बॉल जो है वो इसको सोख रही है। और भाई साहब ये देखो, मशीन के माध्यम से ये जहाज के अंदर सारी बॉलों को वो मशीन ऊपर ही ऊपर भेजती गई। कोबाल्ट, निकिल, गोल्ड, आयरन, ना जाने क्या क्या, ये भाई साहब समुद्र की गहराई से ऊपर खड़ा हुआ जो जहाज है वो ले लिया। अब सोचो, इसने पानी भी सोखा होगा। पानी सोखा होगा तो पानी जो है वो बगल वाली पाइप से नीचे फेंक दिया। ये देखो, जो कचरा बच गया वो बगल वाली पाइप से नीचे फेंक दिया। आप इससे अंदाजा लगा लो, ये खड़ा बाहर जहाज, उस जहाज ने, जैसे कहते हैं ना कि भाई जो हंस होता है वो दूध में से दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है, ये जहाज अपने इस मशीन के माध्यम से अंदर गहराई में छिपे हुए नोड्यूल्स को तो अपने अंदर ले लिया
और उसके बाद में पानी को जहाज में फेंक दिया, पानी को समुद्र में फेंक दिया, और देखो ये मशीन आ गई बात समझ में। डीप सी माइनिंग पूरी तरह क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। अब इस तरह की चीजें जब हो जाएंगी तो इसको परमिशन मिल गई है। आपको देख करके मजा तो आया कि सर गजब है ये तो, लेकिन टेंशन किस बात की है? सर इससे क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा क्या? नीचे समुद्र में तो मछलियां हैं। हमने कहा दिखाई थोड़ी दी गई हैं आपको, इसलिए नहीं दिखाई ताकि आपको पर्यावरण प्रेम जाग जाता। ये तो डेमो वीडियो था, रियल मायने में तो मछलियां भी हैं, बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी है, और भी बहुत सारे अन्य सामान हैं, भविष्य में वो खराब हो जाएंगे। और समुद्र में इस प्रकार का खनन होने लग जाएगा तो सोचिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को कितना नुकसान पहुंचेगा। और ऐसी स्थिति में यूएन ये बोल रहा है कि हाँ हम परमिशन देने को तैयार हैं। लग रहा है कि यूएन जो है वो नशे में है, ये चिंता का विषय है। तो चर्चा क्या है? 2 वीक के नेगोशिएशन के बाद द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अब ये याद रखिएगा, देखिए यूनाइटेड नेशंस जो है ना उसके द्वारा अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया यूएन क्लॉज है, यूएन यूनाइटेड नेशन क्लॉज फॉर सीज, लॉज फॉर सीज, उसके तहत एक संस्था बनी जिसका नाम था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जिसको कहते हैं ISA। ये क्या करती है? समुद्र की तलहटी, सीबेड का मतलब ये नहीं है समुद्र में बना हुआ कोई बेड होगा, समुद्र में बना हुआ तल जो है, उस समुद्र में बनी हुई जो तल है उसके अंदर जो परमिशंस दी जाती हैं वो इसी ISA के द्वारा दी जाती हैं, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा। अब चूंकि ये सुर्खी में है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है वो यूएन क्लॉज के तहत स्थापित 1994 में किया गया था। ये 167 सदस्यों से बना हुआ संस्था है। इसका मुख्यालय किंगस्टन जमैका में है। ये तथ्य याद रखिएगा। कहां पर है इसका मुख्यालय? किंगस्टन जमैका के अंदर इसका मुख्यालय है। आ गई बात समझ में? किंगस्टन जमैका, जमैका उसैन बोल्ट वाला देश, कैरेबियन कंट्री, ठीक है, वहां पर यह स्थापित है। और इसके द्वारा ये दुनिया भर के जितने भी एक्सट्रैक्शंस हैं, ये रहा जमैका, कैरेबियन कंट्री, क्यूबा के दक्षिण में स्थित, ठीक है। यहां से परमिशन मिल रही है किस बात की? कि ISA परमिशन दे रहा है कि नीचे से सामान निकाल लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि असल में कानून बनाने की मांग चल रही थी कि समुद्र से सामान निकालने का कानून क्या हो। कोई सहमति नहीं बन पा रही है। 2 साल से अधिक का समय हो गया है, कोई भी गाइडलाइंस बनकर तैयार नहीं हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर उस समय को बाईपास करने के लिए बोले परमिशन दो और खनन करो। भारत जो है 2016 में ISA के परिषद के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित हुआ था। भारत ISA का मेंबर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां पर जो समुद्र की तलहटी है, वो जो कि तल से 4 से 6 किलोमीटर गहरी है, यहां पर भारत को 75,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया गया था कि आप इस क्षेत्र के अंदर माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में ऐसे ही कंपनियां आवेदन करेंगी कि सर हम नीचे से सामान निकालना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, इसकी परमिशन ISA देगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्या निकालते हैं? ये बॉल जैसी संरचना जो आलू जैसी दिख रही है, इसका नाम क्या है? दैट इज पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटेलिक ग्रंथियां। इनके अंदर क्या होती है? पॉलीमेटेलिक ग्रंथियां। इनके अंदर इन्हें मैग्नीज ग्रंथियां भी कहा जाता है। इसके अंदर मैग्नीज, लोहा, निकल, तांबा, कोबाल्ट, सीसा, मॉलिब्डेनम, कैनेडियम, वैडमियम, टाइटेनियम, ये सारे एलिमेंट जो हैं इस बॉल जैसी संरचना में पाए जाते हैं, जिन्हें समुद्र के तलहटी से निकालने की काम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इंडिया का काम बता दिया। भारत को 2012 में गोल्ड की पहचान मिली थी। यहां से भारत माइनिंग करना चाहता है सी के अंदर से गोल्ड की, हमें समुद्र से सोने की प्राप्ति हो सकती है, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। माइनिंग कोड बनाने की बात चल रही है, चूंकि वो बन नहीं पाया है, इसी कारण से अब परमिशन दे दी गई है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण से लोग ये मानते हैं, ग्रीन पीस नामक एजेंसी है जिसे आप देख रहे हैं, जो कि इसके बाहर खड़ी होकर के कह रही है कि स्टॉप सी माइनिंग, क्योंकि समुद्र की गहराइयों से अगर आप निकालेंगे तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह खराब हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल सी कमीशन, ओशियन कमीशन कहां है, कैसे है, इसके बारे में 2021 में सवाल पूछा गया है। ISA के बारे में अब पूछा जा सकता है, ठीक है। ऋतिक सिंह पूछ रहे हैं कि सर आपका कोर्स लेने से क्या SSC का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है? यदि 1 साल का समय आपके पास है पढ़ाई करने का, तो ना केवल SSC बल्कि आप SSC के ऊपर के भी जितने एग्जाम हैं, स्टेट PCS, UPSC, उनके लिए भी काबिल हो जाएंगे। SSC तो कुछ होगा ही नहीं उसके आगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। यानी SSC के विद्यार्थी यदि GK की तैयारी के बारे में 1% भी सोचते हैं तो उन्हें उस बारे में सोचना चाहिए। आज रात को 9 बजे अपनी पाठशाला पर आपकी पेड क्लास है।
जिसमें हम वर्ल्ड मैपिंग से आपकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मुलाकात करेंगे। उम्मीद है आपको यह सेशन आज का पसंद आया हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 तक वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप बढ़िया तरीके से पढ़िए। हर रविवार को इनका टेस्ट होता है। बेहतरीन तरीके से आपसे क्वेश्चन और इनका सॉल्यूशन हम आपके साथ में वन लाइनर फैक्ट्स के साथ अभी अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से रीड आउट करेंगे और अपने लिए बढ़िया जानकारी एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं अप टू 15 हमने पूरी तरह से आपको बनाकर दे दिए हैं। ये 15 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में ये सारी जानकारी कहां मिल जाएगी? टेलीग्राम पर भी थोड़ी देर में डाल देंगे। मैपिंग की क्लास कहां पर शुरू होने जा रही है? अब हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर आज से यानी 3 अप्रैल से अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 1 लाख से ज्यादा मित्र हमारे उसे अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं। 4.9 से ऊपर की रेटिंग है, जो कि हमारे साथियों का प्यार है जो हमारी क्लासेस पढ़ते हैं। उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि भैया अगर आपको पढ़कर अच्छा लगा हो तो गूगल पर जाकर रिव्यू दें। तो वो हमारे साथियों ने रिव्यू दिया है हमें, और बहुत ही शानदार रिव्यू के साथ हम इस क्लास को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस का यह कोर्स 1999 में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि आपके स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस सभी एग्जाम्स के लिए बड़ा काम का है। जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कोर्सेज सारे कवर कराए जाएंगे एक ही फीस में। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, अब वर्ल्ड मैपिंग शुरू हो रहा है, आप इसमें एंट्री करें। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैपिंग, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सारी चीजें कराई जाएंगी। कंटेंट की पीडीएफ आपको अंकित अवस्थी सर नामक टेलीग्राम चैनल पर, या जीके बाई अंकित अवस्थी सर का नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जीके बाई अंकित अवस्थी, आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हमारी टीम के फोन नंबर आपके पास उपलब्ध हैं। आप इन पर सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी असुविधा हो तो उसे आप यहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।